लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिशन के मास्टर ने उसे कह दिया था कि अगर तुम्हें यहाँ पे ठंडा टेलीविजन से बचना है क्योंकि मैं हर बार तो तुम्हें बचा नहीं सकती, तो फिर तुम्हें यहाँ पे किसी ड्रैगन का दिल गुर्दा जो था भाई वो चाहिए था। लेकिन वो ड्रैगन भी एक खास टाइप का ड्रैगन था, यानी इलेक्ट्रिक टाइप का ड्रैगन था जो कि एक खास जगह पे मिलता है। तो फिर जिशन को वहाँ पे जाना पड़ा था। वहाँ पे जिशन की मुलाकात दो लोगों से होती है। पहले तो ये वाली लड़की होती है जिसका मैं नाम भूल गया, ये किसी हीलिंग सेट से आती है, इतना याद रखो बस, इतना ही चाहिए, बाकी मैं दे लेने बाद में पता चल जाएगा इसके बारे में। और दूसरा ग्रुप था इविल कल्टीवेटर्स का, उनके बारे में भी तुम भूल जाओ, आगे जाएंगे तो पता चल जाएगा। इसके बाद जिशन और ये हीलिंग सेट वाली लड़की दोनों जान बचा के वहाँ से बाहर आ गए थे। एक बंधन के पीछे पड़ा हुआ था। ये लोग उसे चुरन देके टेलीपोर्टेशन सर्कल का इस्तेमाल करके यहाँ पे आ गए। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से ही होती है जहाँ से खत्म हुआ था। हम लोग जिशन और उस लड़की को देखते हैं जो कि क्रिस्टल का इस्तेमाल करके दूसरे एरिया में आ गए थे। जो बंधन के पीछे पड़ा हुआ था उसका नाम यहाँ पे जियांगहुन बताया जा रहा है। और जिशन आगे से कहता है कि जियांगहुन यहाँ पे नहीं आ सकता है क्योंकि वो एक इविल कल्टीवेटर और यहाँ की जो रॉयल फैमिली है वो उसे देखते ही गोली मार देंगी। लगे हाथों में इस लड़के का नाम भी पता चल जाता है जो कि होता है किंगजू। जिशन यहाँ पे किंगजू से कहता है कि यहाँ पे डिमन सेक्टर के पास कोई तो अलग अलग ट्रिकें हो सकती हैं, इसलिए वो लोग हमें पकड़े उससे पहले ही हमें यहाँ पे अलग हो जाना चाहिए। तो किंगजू अपने मन के अंदर सोच रहे थे कि ये लोग इतनी जल्दी अलग होने वाले हैं, लगाओ जो हो गया है भाई, प्यार ऐसा ही होता है मनवास के अंदर, देखा नहीं प्यार हो गया। रियलिटी में ढूंढने जाओ झूठा तक नहीं मिलता, सच्चे की बात ही छोड़ दो, साला नकली तक भी नहीं मिलता। तो लड़की मुझ पे ये प्रैंक करी, उसे डेयर दिया गया था मेरे साथ गर्लफ्रेंड बनने के लिए। किंगजू यहाँ पे जिशन से कहते हैं कि हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे, जादू नहीं हो तुम्हें मिलने की जरूरत नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। जिशन भी आगे से कहता है हाँ हम लोग जरूर मिलेंगे। वो मन के अंदर सोच रहा था कि मैं तो मिलना ही चाहता हूँ यार तुमसे, जितनी ज्यादा लड़कियां होंगी उतना ज्यादा बड़ा हारिम होगा। हालांकि ये बड़का मुस्कुरा रहा था क्योंकि इसे पसंद है कि कोई लड़की से ये बात कह रही है। फिर इसके बाद ये इसी चीज को इमेजिन करते हुए और गुनगुनाते हुए सेक्टर के पास में आ जाता है और मास्टर से कहता है कि मैं वापस आ गया। और ये अपने मन के अंदर सोच रहा था कि मास्टर ने इसे मिस किया कि नहीं किया। फिर इसके बाद यान के मास्टर बाहर निकलते हैं और मुझे इनका भी नाम याद नहीं है, धोखाधड़ी के अलावा मुझे कुछ याद नहीं रहता। खैर मास्टर जब यहाँ पे यान को देखते हैं तो वो आगे से इस तरीके से मुस्कुरा रहे थे कि इनका मूड ठीक नहीं है, वो गुस्से में है। जिशन के आगे से फट जाती है कि साला मैं तो सिर्फ आया ही हूँ, मैंने कुछ कांड भी नहीं किया। इसलिए जिशन सबसे पहले उस लूट को ही दिखाता है जो कि वो उस जगह से लूट के आया था, यानी कि वो हार्ट जो अलग से चीजें मिली हो ड्रैगन की पेट के अंदर, कुछ भी खा लिया होगा भाई वो, और जिशन ने उसकी पेट से बाहर निकाल लिया। यहाँ पे ऐसे कई सारी चीजें बताई गई थी, खाली तुम उस चीज का नाम डाल लो जो जरूरी है। जो चीज जिशन के थंडर टेलीविजन को रोक सकती है उसका नाम है थंडर ड्रैगन सोल माउंट, बाकी सब नॉर्मल चीजें हैं। वह जिशन अपने मन के अंदर सोचता है अगर वो इस तरीके से यहाँ पे मास्टर को सारी लूट दे देगा तो शायद से मास्टर खुश हो जाएंगे। हालांकि जिशन के मास्टर उससे पूछती है कि तुमने ये सारी लूट अकेले की, क्या तुमने अकेले यहाँ पे उस थंडर ड्रैगन को मारा? जिशन आगे से बताता है कि ये लंबी कहानी है, तो सबसे पहले इस लूट को ले ले। तो मास्टर उसे कह देते हैं कि उसे लूट की जरूरत ही नहीं है, वो बस ये जानना चाहती है कि जिशन ने यहाँ पे उस ड्रैगन को मारा कैसे। तो फिर जिशन आगे से बताता है कि उसने ड्रैगन को मारा ही नहीं, उसने यहाँ पे धोखाधड़ी फरीबी और चोरी की है। जिसपे मास्टर आगे से हैरान होते कहते हैं कि किसको चुरन देके आए हो भाई, किसी बड़े आदमी को तो नहीं पंगा दे दिया। मास्टर उसे कहते हैं कि पहले अंदर आ जाओ और मुझे सब कुछ अच्छे से बताना कि तुमने वहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस किया। और ये भी अपने मन के अंदर सोच रहे थे कि इन्होंने यहाँ पे जिशन के लिए कुछ खास इंतजाम किया है। हालांकि वो चीज जिशन के भाई आंसू निकाल देगी, उस चीज से ये बंदा कभी उभर नहीं पाएगा। इसके बाद यान कमरे के अंदर आता है और वो यहाँ पे मास्टर को अपने साथ जो भी कुछ हुआ था उन सभी चीजों के बारे में एकदम आराम से बताता है। मास्टर उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पे उस फ्रूट को नहीं चुराया बल्कि एक लौंडिया भी फंसा ली वहाँ पे, लग काफी तुम्हारा बड़ा है बच्चा। इसके बाद वो जिशन से पूछते हैं कि वो किस टाइप की लड़की थी जिसको बचाने के लिए तो अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल दिए। इस पे जिशन आगे से इस बात का हवाला देता है कि वो एक राइटियस बंदा है, वो किसी ऐसे को भी यहाँ पे मरते हुए नहीं देख सकता, खासकर जब कुछ इविल कल्टीवेटर्स यहाँ पे गुड कल्टीवेटर्स को मार रहे हो। उसने ये सब कुछ इसलिए नहीं किया क्योंकि किंगजू खूबसूरत थी, उसने ये सब कुछ यहाँ पे न्याय के लिए किया है, जजमेंट के लिए किया है। तो मास्टर से पूछती है अगर वो लौंडा होता तो फिर क्या तुम उसकी मदद करते? जिशन आगे से हाँ में सारी लाते हुए कहता है ऑफ कोर्स। इसके बाद वो मास्टर से कहता है कि मुझे यहाँ पे जाना है, नहाने धोने के लिए पट्टी लगी हुई है, बड़ी जोर से आई है, अभी जाके हकते हुए करियर के बारे में सोचूंगा और वापस आऊंगा तो फिर रील देखूंगा। मास्टर जिशन से कहते हैं कि तुम यही वही बात ले सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ मेडिकल हर्ब्स का भी इंतजाम किया है जिसकी मदद से तुम शायद से ब्रेक थ्रू भी कर लो। इस चीज को सुनकर जिशन के मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं कि उसे यहाँ पे मास्टर के साथ नहाने का मौका मिलेगा, लेकिन मास्टर अगले पल वो लड्डू वहाँ पे छीन लेती है, ये कहते हुए कि तुम अकेले नहाओगे, मैं बाहर इंतजार करूंगी। इस पे जिशन के सपने टूट के बिखर जाते हैं, पर बंदा ठीक है क्योंकि उसे उसी पानी में नहाने को मिल रहा है जिसमें मास्टर नहाती है। बाय द वे आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल, लेकिन मैं भी उन्हीं में से हूँ। ये तो मैंने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया जोक बनाने के लिए। ये मैं सोचना कि मैं जोक क्यों मार रहा हूँ क्योंकि अभी 2 बज रहे और मुझे सोना था इस टाइम पे, लेकिन हरामी मन माने कैसे, दिन में भले ही मानसी को याद ना करूँ। शिट, अब तो मानसी को भी याद कर लिया। इसके बाद हम लोग जिशन को देखते हैं जो कि नहाने के लिए जैसे टब के अंदर कूदता है तो फिर अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगता है। इसे तो मास्टर भी हैरान हो जाती है और एक पल के लिए सोचती है कहीं मेरा बच्चा गे तो नहीं है। इसके बाद उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हरामी सही से आवाज निकाल ले, नहीं अजीबोगरीब आवाज काहे निकाल रहे हो, जल्दी से नहा के बाहर आओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज बनाया है। तो फिर ये मन के अंदर खुश हो जाता है कि मास्टर इसके लिए इतना बड़ा सरप्राइज तैयार कर रही है, जिसके बाद ये आराम से बैठ के यहाँ पे बात के मजे लेने लगता है और मेडिकल हर्ब्स की वजह से यहाँ पे इसके कल्टीवेशन पॉइंट बढ़ने लगते हैं। फिर जिशन लोगों को बताता है अगर यहाँ पे सरप्राइज का हवाला ना होता तो वो अब तक ये जगह छोड़ के जा चुका होता, क्योंकि जब तक वो पानी के अंदर डूबा रहेगा उतना ही ज्यादा उसे कल्टीवेशन पॉइंट मिलेंगे और वो जल्दी यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेगा। लेकिन सिस्टम उसका कहना जल्दी मान लेता है क्योंकि अगले ही पल यहाँ पे ब्रेक थ्रू का समय आ जाता है। हम लोग बाहर देते हैं तो बादल आ जाते हैं भाई इसको चित्तर पे मारने के लिए, ये कहते हैं कि हफ्ता दे हफ्ता। हालांकि जिशन के पास वहाँ पे उस ड्रैगन का फ्रूट गुरूट जो भी हो फक ऑफ, मुझे नहीं पता, वो उसका इस्तेमाल करता है। ये सोचते हैं कि अब उसे यहाँ पे मास्टर की जरूरत नहीं है, वो लाइटिंग टेलीविजन को अकेले यहाँ पे हैंडल कर सकता है, जिसके बाद उस फ्रूट के जरिए यहाँ पे जो टेलीविजन था वो यान का बाल भी बाका नहीं कर पाता है और यान एकदम भला चंगा था। लेकिन अगले ही पल यहाँ पे एक और क्रेजी सीट होती है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मास्टर खुद बाथ हाउस के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद वो यान के पास जाके उसे कहती है बेबी इधर आओ और वो उसे पुच्ची दे देती है। इसे तो जिशन भी हैरान हो जाता है कितनी जल्दी, मैंने तो यकीन भी नहीं किया था अभी तक यहाँ पे फेवरेबिलिटी भी पॉइंट नहीं बढ़े। लेकिन अगले ही पल हम लोग जिशन को बिस्तर के अंदर देखते हैं जहाँ पे अजीबोगरीब आवाजें निकाला था मास्टर का नाम लेते हुए। हालांकि तभी इसकी नींद खुलती है और ये मास्टर को अपने सामने देखता है जो कि उसके सामने बैठे हुए थे और उसे कहते हैं कौन सा सपना देख रहे थे भाई। इस पे यान आगे से कहता है कि 2 खरगोशों का जो एक खेत मैदान में भागे जा रहे थे साले। और जिशन को डिसअपॉइंटमेंट महसूस होता है क्योंकि ये सपना ही था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि वो यहाँ पे टेलीविजन को सर्वाइव कर गया और मैं यहाँ पे जिशन के सिस्टम के बारे में भूल चुका हूँ, लेकिन उसके पास कुछ तो था। बक ऑफ, आई डोंट केयर अबाउट इट। सिस्टम बाहर निकलता है, वो जिशन को बताता है कि वो यहाँ पे सक्सेसफुली 3 लाइटिंग टेलीविजन को सर्वाइव कर गया है, इसलिए उसको यहाँ पे 3 रिवॉर्ड मिलते हैं। पहला रिवॉर्ड होता है थंडर वेन्स इनहेरिटर, यानी कि उसकी अब रगों में बिजली भी दौड़ेगी। मजाक कर रहा हूँ। दूसरी स्किल ये थी कि जब यहाँ पे यान जब कोई स्किल इस्तेमाल करता है तो फिर उसके लिए माना कॉस्ट लगती है, तो वो 20% से कम हो जाएगी और उसके जो एटीट्यूड स्किल डैमेज होगा वो 20% से बढ़ जाएगा। इतना ही था। मास्टर भी यहाँ पे जिशन को कांग्रेचुलेट करते हैं, ये कहते हैं कि बधाई हो भाई तुम दोबारा ब्रेक थ्रू कर लिए और एज यू नो इसने प्लेटिंग के मामले में यहाँ पे महारत हासिल कर ली है, इसलिए ये हरामी यहाँ पे इन सभी चीजों का क्रेडिट उल्टा मास्टर को ही चिपका देता है। ये कहते हैं कि ये तो सब आपकी गाइडेंस का नतीजा है। इसमें मास्टर उसे कहते हैं कि हाँ मक्खन लगा लो क्या ही फर्क पड़ता है, और उसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज दिखाती हूँ। इसके बाद जब अपने बेड से नीचे उतरता है तो फिर उसे पता चलता है कि उसके पास एक कपड़ा भी नहीं है, तो ये बेचारा लड़कियों की तरफ अपना औजार छुपाने लगता है कि किसी ने कुछ देखा तो नहीं। फिर इसके बाद जिशन कमरे से बाहर निकलता है, उसके मन के अंदर लड्डू फूट रहे
थे कि मास्टर ने इसके लिए जो सरप्राइज यहाँ पे तैयार किया होगा या तो कोई डिवाइस वेपन होगा या फिर कोई सीक्रेट मैनुअल होगा। लेकिन जब वो मास्टर के साथ जाता है तो फिर उसे पता चलता है कि मास्टर ने और कुछ नहीं बस खाना तैयार किया था। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, खाने में बदल गए। और ऑफ कोर्स मास्टर को यहाँ पे खाना बनाना नहीं आता है तो खाने को देख के ही पता चल रहा था कि ये जहर है। इसलिए जिशन जानबूझ के उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि कहाँ पे है सरप्राइज, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो मास्टर उसे बताती है कि ये खाना ही है तुम्हारा सरप्राइज, मैंने अपने हाथों से बनाया है प्यार के साथ में। जिशन आगे से कहता है कि प्यार तो ठीक था लेकिन आपको हाथों से नहीं बनाना चाहिए था, स्विगी या जोमेटो कर लेती तो ज्यादा बेहतर रहता। और वो मास्टर से पूछता है कि आपने ये कब बनाया। तो मास्टर उसे बताते हैं जब तुम सो रहे थे तब मैंने ये सब कुछ बनाया, जल्दी से खा लो इससे पहले कि ठंडा हो जाए। जिशन के मन के अंदर पहला सवाल यही आता है कि ये खाने लायक तो है ना, खा के मर तो नहीं जाऊंगा कहीं। लेकिन जिशन यहाँ पे खाने से मना भी नहीं कर सकता है, नहीं तो यहाँ पे फेवरेबिलिटी पॉइंट नीचे गिर जाएंगे और अगर फेवरेबिलिटी पॉइंट कम होंगे तो मास्टर नाराज होकर उसे सेक्ट से लात मार के बाहर निकाल सकती है। इसलिए जिशन नाक को बंद करता है और खाने के लिए रेडी हो जाता है, ये कहते हुए कि प्यार किया तो डरना क्या। फिर जिशन को एक डिश पसंद समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या चीज है, तो वो मास्टर से पूछता है कि मेरी आंखें अंधी हो गई इस खुशबू को सूंघ के, इतनी ज्यादा अच्छी खुशबू है, बता सकती है कि ये क्या है। तो मास्टर उसे बताती है कि ये सुअर का मीट है और साथ ही में फ्लावर पिग। कोई तो मास्टर डिश बताते हैं, मुझे नहीं पता, नॉर्मल से दही खिचड़ी डाल देती तो भी अच्छा रहता। और वो आगे से कहती है कि ये हल्का सा जल गया है, लेकिन खाना जला नहीं था, वो फूक गया था। जिशन खाते हुए कहता है कि हल्का सा ही जला है तो खाने लायक होगा ही, लेकिन वो जैसे एक पीस खाता है तो उसकी जान निकल जाती है। और वो आगे से चीखते हुए कहता है कितना डिलीशियस है ये, आपके क्योंकि तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, दोबारा मत करिएगा, आप सीधा मास्टर शेफ में जाएंगे आप। इसके बाद वहाँ से भागते हुए कहता है कि मैं ऐसा खाना बार बार खाना चाहूंगा, इसलिए मैं इसे फ्रिज के अंदर रखवा दूं, मैं शाम को आके खा लूंगा। लेकिन मास्टर उसे कहते हैं कि अभी ही खा लो, शाम को दोबारा बना दूंगी। फिर इसके बाद यहाँ पे खाना शुरू करता है और उसको झटके पे झटके लगते हैं और उसका हेल्थ एकदम ऐसे कम हो रहा था जैसे कि हमारी कमाई। वो एक मछली खाता है तो फिर उसे यहाँ पे सुपर फिशी अटैक मिलता है जिसमें 300 पॉइंट जाते हैं। इसके बाद दूसरा अटैक सुपर सोर अटैक पड़ता है, यानी कि काफी ज्यादा खट्टा, 300 इसमें भी जाते हैं। जिसके बाद अगला है सुपर स्पाइसी अटैक जिसमें 300 दोबारा जाते हैं। जिसमें की आत्मा उसका शरीर छोड़ के जा रही थी, लेकिन यहाँ पे मास्टर की फेवरेबिलिटी पॉइंट बढ़ते ही जा रहे थे। मास्टर उसे ट्राई करती है, मीठा ट्राई करो, मछली की खीर बनाई है, टेस्ट करो टेस्ट करो। उस की तरफ जिशन उस खीर की तरफ देख के कहता है कि ये तो सूर्यवंशम की मीठी खीर से भी ज्यादा जहरीली है, इसको खाने के बाद लगता नहीं कि मैं जिंदा बचूंगा। लेकिन मास्टर उसे अपने हाथों से सर्व करते हुए कहती है कि इसे खाओ, तुमने यहाँ पे ठंडा टेलीविजन सर्वाइव किया है तो फिर तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो गई है, इसे खा के तुम्हें और ज्यादा पावर मिलेगी। इसके बाद वो पतीला भर के यहाँ पे जिशन को खाने के लिए दे देती है। जिशन उसे देख के कहता है पक्का मरूंगा मैं, उम्मीद नहीं है कि जिंदा बचूंगा, बच्चों से अलविदा कह दो कि जो बाथरूम में बहा के आया हूँ। इसके बाद जिशन यहाँ पे मास्टर की तरफ देखता है और यही सोचता है कि अगर ये चीज खा के इस लड़की को खुशी मिलती है तो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ मैं। मास्टर से पूछती है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी दरिया दिली आंखों से क्यों देख रहे हो, खाना अच्छा बनाया क्या। फिर इसके बाद जिशन खीर खाते हुए कहता है जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही खीर खाता है तो उसे खून की उल्टी तो नहीं होती, लेकिन वो बौखला जाता है, भाई का दिमाग ब्लैंक हो गया, यानी कि सिस्टम हैंग हो गया है, 004 कुछ नहीं है यहाँ पे। खैर ये वाली खीर यहाँ पे सूर्यवंशम वाली से ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन मेंटल ब्रेक के बाद यहाँ पे सीधा हार्ट स्ट्रोक आता है, जिसके बाद जिशन को दिल का दौरा पड़ता है और ये यहीं गिर जाता है। सिस्टम उसे बताता है पॉइजन अटैक हुआ है, भी जहरीली खीर खाएगा तो यही होगा। सिस्टम बताता है 5 सेकंड के लिए तुम ऐसे ही पड़े रहोगे, जिसके बाद रिपोर्ट होगी तुम। इसके बाद जब जिशन को होश आता है तो वो मास्टर से कहता है कि जिस मछली से आपने यहाँ पे फिश खीर बनाई थी उसके अंदर पॉइजन सैक, यानी कि वो जगह जहाँ पे जहर स्टोर होता है उसे पॉइजन सैक कहते हैं। जिशन पूछता है कि आपने वो हटाया था ना। जिशन मास्टर आगे से बताती है कि वो एक्साइटमेंट में भूल ही गई थी। इस पे जिशन को दोबारा झटका लगता है और वो दोबारा बेहोश हो जाता है। वो अपने मन के अंदर सोचता है कि आप भुलक्कड़ है कि जानबूझ के कर रही है, कहीं मार तो नहीं देंगी ना आप। इसके बाद मास्टर जिशन को उठाते हुए कहते हैं उठो उठो, तुम अभी नहीं मर सकते भाई, तुम्हें बहुत सारा काम करना है। वह भी जिशन अपने मन के अंदर सोचता है कि कुछ लोगों की कुकिंग घटिया होती है लेकिन मास्टर की जहरीली है। फिर इसके बाद मास्टर यहाँ पे जिशन को कसके पकड़ लेती है और उसे कहते हैं कि ये मेरी ही गलती है कि मैं यहाँ पे पॉइजन सैक को हटाना भूल गई। कुछ दिनों के बाद जब मैं सर्कुलेशन से बाहर आऊंगी तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए दोबारा कोई अच्छी सी डिश बनाऊंगी, इस बार गुलाब जामुन बनाऊंगी। इस पे जिशन को झटका लगता है, वो आगे से कहता है कि नहीं रहने दो, माई को मास्टर की फेवरेबिलिटी तो मिली लेकिन किस कीमत पे, व्हाट एंड कॉस्ट। हम लोग जिशन को देखते हैं जो कि मास्टर के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि इस कोमल चीज को पकड़ने के लिए तो मैं जहर भी खा लूं। इसके बाद जिशन मास्टर से पूछता है कि आप सर्कुलेशन के अंदर जाने वाले हैं क्या। तो मास्टर उसे बताते हैं कि तुम यहाँ पे ठंडा टेलीविजन को अकेले सर्वाइव कर सकते हो तो फिर मैं आसानी के साथ जा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो तुम्हें जिशन के बारे में पता ही है कि ये साला एकदम लौंडियाबाज किस्म का आदमी है, बिल्कुल ऋषभ गुरु की तरह। इसके बाद जिशन मास्टर से कहता है कि तुम शुरुआत से ही प्लान बना रही थी ना मुझे ऐसे ही यहाँ पे तड़पते हुए छोड़ के जाने के। इस पे मास्टर आगे से शर्मा जाती हैं और वो उसे कहती है कि मैं सर्कुलेशन के अंदर जा रही हूँ, तुम्हें छोड़ के नहीं जा रही। जिशन आगे से पूछता है सच्ची, तो मास्टर उसे कहती है हाँ भाई हाँ, लिख के दो क्या। जिशन आगे से दोबारा यहाँ पे रोमांटिक लाइन पेलने लगता है, ये कहते हैं कि तुम सर्कुलेशन के अंदर जा रहे हो, मैं तुम्हारा जिंदगी भर के लिए इंतजार करूंगा, भले ही ये दुनिया बर्बाद हो जाए लेकिन मेरी आत्मा यही रहेगी, मैं इंतजार करता रहूंगा तुम्हारा। जिस पे मास्टर आगे से यहाँ पे शर्माहट में कुछ ज्यादा ही ओवरलोड हो जाती हैं और उनको चक्कर आने लगते हैं और यहाँ पे मास्टर की फेवरेबिलिटी पॉइंट 60 से ऊपर बढ़ जाते हैं, यानी कि गुचम गुचाई हो सकती है अब। इसके बाद वो मरे हुए को जमीन में पटक देती है धड़ाम से और वहां से चली जाती है, ये कहते हैं कि मैं जा रही हूँ। इस पे जिशन के मन के अंदर आगे से लड्डू फूटने लगते हैं। वो मन के अंदर सोचता है कि बस थोड़ा बहुत बूस्ट और इसके बाद मैं भी यहाँ पे मजे कर सकता हूँ। हरामी सालिया, भाई इसके चेहरे की हवा सी बता रही है कि कितना हरामी है ये बस गेम को रियलिटी के साथ मर्ज होने का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद ये मौज ही मौज काटेगा। फिर मास्टर सर्कुलेशन के अंदर जाने से पहले जिशन से कह जाती है कि मेरे सर्कुलेशन के अंदर जाने के बाद तुम मेरे जगह नहीं घूमोगे, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करोगे और खासकर किसी रॉयल प्रिंसेस और किसी हीलिंग सेक्टर की लड़कियों के पास तो भटकना भी नहीं, नहीं देखते ही गोली मार दूंगी, वो भी गोटो पे, क्योंकि जब ना होंगे घुंघरू तो फिर कहां से लाओगे कुंदरू। जिशन आगे से कहता है मास्टर आपका हुक्म सराखों पे। इसके बाद मास्टर वहां पे जाहिर रहती है, लेकिन तभी उन्हें यहाँ पे कुछ याद आता है, जिसके बाद वो पीछे मुड़ के जिशन को कुछ आर्टिफैक्ट देते हुए कहते हैं कि उन्हें सर्कुलेशन में जाने के बाद 1 महीने से ज्यादा लग सकता है, इसलिए वो यहाँ पे सीक्रेट मैनुअल और मैजिक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर सकता है खुद के किसी काम के लिए। इस पे जिशन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इस चीज की उम्मीद थी कि मौसी भले ही पैसा ना दे लेकिन बुआ जरूर देती है, भले तुम कितने बड़े घोड़े क्यों ना हो जाओ। साथ में मास्टर यहाँ पे जाने से पहले जिशन को 2 टास्क देखे जाते हैं। जिशन आगे से कहता है कि आपके लिए तो गला भी काट दूंगा, बताइए दूसरों का अपना नहीं। मास्टर जिशन को बताते हैं कि कुछ दिनों के बाद यहाँ पे होंग युवे का बर्थडे है, जो कि हिडन ड्रैगन इंपीरियल क्लैन का एक पता नहीं भाई क्या है बताया नहीं, बस उसका बर्थडे है, इसलिए यहाँ पे जिशन को मास्टर की जगह पे जाना पड़ेगा, जैसे कि मम्मी पापा किसी के शादी में हमें भेज देते हैं। आई कैन रिलेट दिस। जिशन आगे से सैल्यूट करते हुए कहता है जो हुकुम मालिक, और वो मन के अंदर सोचता है कि अब यहाँ पे जाके फ्री का पी लूंगा, एकदम मस्त मौज काटूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मास्टर यहाँ पे दूसरा टास्क बताती है कि यहाँ पे एक शॉर्ट सेक्टर की ईस्ट में ब्रांच थी जो कि मोजन प्रीफेक्चर के बॉर्डर लाइन पे ही थी, जिसको वहाँ पे शॉर्ट पवेलियन कहा गया है, लेकिन वो लोग कुछ दिनों से उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन की वजह से, इसलिए जिशन को वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करना है और तुरंत इस बारे में सेक्टर को आगे बताना है। इसके बाद वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मेरे सर्कुलेशन के
न जाने के बाद सारे टास्क खत्म कर लेना। जिचन आगे से कहता है जैसा आप कहें। वह पे जिचन हम लोगों को बताता है कि जो शॉर्ट कंट्रोल पवेलियन वाली चीज होने वाली है ये स्टोरी लाइन के अंदर है, लेकिन ये वाला आर्क यहाँ पे सेकंड ग्रेट वॉर जो कि गुड एंड इविल के बीच में होने वाला था इसके बाद शुरू होती, लेकिन यहाँ पे ये पहले ही हो रहा है, यानी कि स्टोरी यहाँ पे पहले से ज्यादा जल्दी बढ़ रही है। इसके बाद जिचन पहले से जैसे ही बाहर निकलता है तो गोंग युवे उसकी तरफ पंखा फेंक के मारती है, जिसको जिचन पकड़ लेता है। गोंग युवे जिचन से कहती है और छोटू क्या हालचाल, मैंने सुना कि तुमने यहाँ पे थंडर टेलीविजन को पार कर लिया है। जिचन आगे से कहता है कि हाँ उसने थंडर टेलीविजन को इजीली यहाँ पे सप्रेस कर दिया, और वो गोंग युवे से कहता है कि मैं आपके वादे को अभी तक भूला नहीं हूँ, ये नहीं भूला है, और अगर तुम भी ना भूले हो तो जिचन ने गोंग युवे से वादा किया था कि वो उसे डेट पे लेके जाएगा जब ये अपने लिए भालू पकड़ने के लिए गया था। आयरन ईटिंग पांडा वांडा कुछ ऐसा नाम था ना। फिर जिचन गोंग युवे से कहता है कि मैं आज तुमको यहाँ पे फेंको सिटी लेके चलूंगा। गोंग युवे जिचन से कहती है कि छोटू तुम काफी अच्छे बच्चे हो, मुझे तो ये लगा कि तुम वादा भूल गए होगे। इसके बाद वो नीचे आती है, जिचन से कहती है लेकिन हम दोनों एक साथ नहीं जा सकते हैं, अगर मेरे बाप और दादाजी को पता चला तो वो तुम्हारा खून पी जाएंगे और मेरा दिमाग खा जाएंगे, इसलिए हम लोगों को अलग अलग ही चलना पड़ेगा। जिचन आगे से कहता है कि हाँ हम लोग अलग अलग ही जाएंगे, तुम मुझे यहाँ पे ईस्ट गेट की तरफ मिलना। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि तुम यहाँ पे अपने फादर और ग्रैंडफादर से घबराई हुई हो, मेरी तो यहाँ पे मास्टर से फट रही है। भले वो इतने टाइम पे सर्कुलेशन के अंदर है लेकिन उनकी डिवाइन आई से सब कुछ देख सकती है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं किसी लड़की के साथ घूम रहा हूँ तो वो मेरे घुंघरू ही छीन लेंगी, फिर मैं किसी चीज को बचा नहीं पाऊंगा, और ऊपर से अब तक यहाँ पे जो फेवरेबिलिटी पॉइंट बिल्ड हुए वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। फिर इसके बाद अगला सीन फेंको सिटी का होता है, जब हम लोग जिचन को देखते हैं और वो एक तरीके का स्वीट ले लेता है। ऐसे स्वीट्स यहाँ इंडिया में तो फेमस नहीं, लेकिन जापान और बाकी एशियन कंट्री के अंदर काफी ज्यादा फेमस है। ये बस छोटे छोटे फ्रूट्स को चाशनी में डुबा देते हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह, और बनके रेडी है तुम्हारी स्वीट एप्पल कैंडी। अब इसके बाद वहाँ पे गोंग युवे आती है जो कि इस तरीके से मुस्कुरा रही थी, जो काफी ज्यादा खुश थी। पहली डेट जो है भाई, पहला पहला प्यार है और ये नशा बहुत बेकार है। फिर ये मुस्कुरा रही थी कि उसी टाइम पे जिचन उनके मुंह के अंदर स्वीट कैंडी ठूस देता है। इसके बाद वो जिचन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि ये क्या कर रहे हो भाई, ये बहुत ज्यादा खराब चीज होती है, अपनी हरकतें सुधारो। जिचन आगे से कहता है मुझे तो लगता है कि लड़कियों को मीठी चीजें पसंद होती है। तो गोंग युवे आगे से बताती है कि मैं इन चीजों से ऊब चुकी हूँ जब मैं बच्ची थी। बेसिकली गोंग युवे यहाँ पे ग्रैंडफादर और फादर की लिटिल प्रिंसेस हुआ करती थी। तो तुम्हें और पता ही है कि किसी पे भी गाड़ी चलाते तो ये दोनों जान दे देंगे इसे बचाने के लिए, तो ऐसे कैंडी उसके बचपन के अंदर आया ही करती होंगी, तो वो इनसे ऊब चुकी है। पर हम लोगों को जिचन के बारे में पता है कि भाई ने एकदम मास्टर कर लिया लड़की पटाने की कला को। ये आगे से कहता है कि तुम गुस्से में भी खूबसूरत लगती हो, और मुझे लगता है कि ये लाइन काफी जगह काम चल जाएगी, बस तुम लड़की को जानते हो। किसी रैंडम लड़की से कहना देना नहीं, थप्पड़ पड़ेगा और सीधा मोलेस्टेशन का किस अलग से लगेगा। गोंग युवे यहाँ पे जिचन से यही कहती है कि ये कैंडी इतनी भी ज्यादा मीठी नहीं जितनी तुम्हारी बातें हैं। इसके बाद वो उसे पूछती है कि तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। जिचन सबसे पहले पूछता है कि तुम्हें कोई फॉलो तो नहीं कर रहा ना, कंफर्म करने के लिए कि मास्टर ने कोई बंदा तो नहीं लगाया कि बाद में घुंघरू छीन लिए जाए। तो गोंग युवे आगे से बताती है वो पूरी तरीके से केयरफुल थी, कोई भी उसे पीछा नहीं कर रहा था। इस पे जिचन को सांस आती है कि मास्टर को चलो इस बारे में पता नहीं चलेगा, घुंघरू बच गए मेरे। इसके बाद जिचन यहाँ पे गोंग युवे को कस के पकड़ लेता है जस्ट लाइक कपल्स, और मेरी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जल रही है और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जिचन यहाँ पे गोंग युवे से कहता है कि उसे एक थिएटर के बारे में पता है जहाँ पे कई सारे स्किल्ड म्यूजिशियन और डांसर्स हैं, इसलिए लोग वहाँ पे जा सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। गोंग युवे आगे से शर्माते हुए जिचन से कह देती है कि तुम इंचार्ज हो, तुम जो चाहे वो करो, मैं वहाँ चल दूंगी। इसके बाद अगला सीन थिएटर का होता है जहाँ पे हम लोग लड़कियों को डांस करते हुए देखते हैं, वो भी ट्रेडिशनल वे में, रिस्पेक्ट के साथ में, नॉट लाइक सम छपरी आर्टिस्ट। हम लोग गोंग युवे को देखते हैं, वो तो यहाँ पे थिएटर को देख रहे थे लेकिन जिचन उसे ही घूरे जा रहा था। गोंग युवे से कहती है लड़कियां सामने उन्हें भी घूर लो, मुझे क्यों घूर रहे हो। इस पे जिचन यहाँ पे गोंग युवे से कहता है कि तुम्हें देख के जो चैन मिलता है वो किसी और चीज से नहीं मिलता, तो मेरी चिंता ना करो, तुम प्ले देखो, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। उसी टाइम पे यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि जिचन को वो चीज लाके देता है जो जिचन ने मांगी थी। जिचन उस चीज को यहाँ पे गोंग युवे को देते हुए कहता है कि ये लो, ये मेरी तरफ से तोहफा है। गोंग युवे जब उस पार्सल को ओपन करती तो फिर उसके अंदर एक नव नॉवेल्स थी, यानी कि पुस्तकें प्यार वाली। और अगर तुम्हें याद ना हो तो फिर गोंग युवे को यहाँ पे नव नॉवेल्स पढ़ना काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए वो इस रोमांस नॉवल को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और वो जिचन से कहती है कि सिर्फ तुम ही हो जो कि मुझे इस तरीके से बिगाड़ सकते हो, मेरे फादर और ग्रैंडफादर ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। और ऑफ कोर्स वो कैसे करेंगे यार, तुम ये थोड़ी ना सिखाएंगे कि बच्चे कैसे होते हैं, यू हैव टू लर्न योरसेल्फ। फिर गोंग युवे के फेवरेबिलिटी पॉइंट यहाँ पे 65 हो जाते हैं, जो कि म्यूचुअल अफेक्शन को इफेक्ट करता है, यानी कि प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग्स। वो जिचन गोंग युवे से कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें वो सब कुछ लाके दूंगा जो तुम्हें पसंद है। और वो मन के अंदर सोचता है कि लड़कियों को पटाना काफी ज्यादा इजी है, बस तुम्हें ये पता चल जाए कि उन्हें ये पसंद क्या है। ये तो स्टेज 2 है, बस स्टेज में पहले बात करना होता है, उसी में हम लोग फेल हैं। बस थोड़ा बहुत और झेलो, जिसके बाद एक्शन आ जाएगा, बस थोड़ा बहुत और। मैं भी परेशान हूँ भाई, मेरा रोमांस वाइस में मन नहीं लगता, पर जा चुका है इनसे। गोंग युवे जिचन से पूछती है कि तुम हमेशा मुझसे गुड रहोगे ना। जिचन आगे से थोड़ा सा पॉज लेता है, कम्युनिकेशन स्किल टिप। इसके बाद वो गोंग युवे के पीछे जाता है और उसके गालों को छूते हुए कहता है ऑफ कोर्स वो भले इतना ज्यादा टैलेंटेड ना हो लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है, और उसके पूरे दिल के अंदर गोंग युवे रहती है। और कुछ और लड़कियां रहती हैं, बस वो नाम नहीं लेता, दिल तो बहुत बड़ा है ना, 4-5 आ जाएंगे। तो जिचन हम लोगों को बताता है कि उसने अपनी पास्ट लाइफ के अंदर लड़कियों से कैसे बात की जाती है इसकी प्रैक्टिस की थी, सिर्फ एक गोल्ड डिगर लड़की के पीछे जो उसे बाद में धोखा देके चली गई। लेकिन जिचन को ऐसा लगता है कि उसने ये वाली स्किल यहाँ पे पूरी मैक्स आउट कर ली है, यानी एकदम बाहुबली। ये भी कम नहीं था तो जिचन अपने पास से एक नेकलेस भी बाहर निकालता है, ये कहते हैं कि ये तुम्हारे ऊपर और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। इसके बाद वो अपने हाथों से यहाँ पे गोंग युवे को पहनाता भी है, और जिचन जब ये करता है तो फिर यहाँ पे गोंग युवे के फेवरेबिलिटी पॉइंट्स 70 के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि हार्मोनियस यूनियन शुरू हो चुका है, यानी कि गुचन गुचाई के लिए हरा सिग्नल है। और जिचन इसे काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली उसे सक्सेस मिल ही गई, ब्रिक बाय ब्रिक। जिचन गोंग युवे से पूछता है कि ये तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तो गोंग युवे आगे से कहती है हाँ। और जिचन अपने मन के अंदर सोचता है कि वो गोंग युवे का हाथ बिना कुछ सोचे समझे भी पकड़ सकता है, लेकिन गोंग युवे इसे ज्यादा दे देती है क्योंकि वो जिचन के गालों के ऊपर किस कर लेती है। फिर आस-पास पे जो भी एकदम लौंडा समाज था वो आगे से चीखते हुए कहते हैं कि होली शिट, एक बंदा यहाँ पे एकदम ब्यूटीफुल एनपीसी को किस कर रहा है, यहाँ तक सालों तक किसी से बात तक नहीं कर पाया। मेरी ये फट रही कहीं मेरे ऊपर असॉल्ट का केस न लगा दे कि मैंने कुछ छेड़छाड़ी की है। पर ये भाई साहब तुमने 7 कदम आगे एकदम मतलब फटा ही लिया लड़की को। कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस भी बता रहे थे कि उसके सेट के अंदर भी उसकी एक सीनियर सिस्टर है जिसके ऊपर उसका क्रश है, और वो उसके पीछे सदियों से पड़ा हुआ है, लेकिन वो उसे भाव ही नहीं दे रही थी। और सभी आगे से टसुए भागते हुए कहते हैं कि मेरे पास इस तरीके का लक काहे नहीं है। इसके बाद लोग थिएटर से बाहर निकलते हैं और गोंग युवे यहाँ पे जिचन को बताती है कि उसके फादर यहाँ पे उसको योंगबियान सिटी लेके जा रहे हैं शॉर्ट असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, इसलिए वो कुछ टाइम के लिए सेट के अंदर नहीं रहेगी। जिचन हम लोगों को बताता है शॉर्ट सेट असेंबली इवेंट हर साल किया जाता है। इस इवेंट के अंदर सिर्फ वही डिसिपल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे कोर फॉर्मेशन रियलम के ऊपर के होते हैं। जिचन ने अपनी पिछली लाइफ के अंदर इसी तरीके के इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था जो कि मेड कल्टीवेटर्स की तरफ से था, लेकिन उसकी रैंकिंग इतनी ज्यादा हाई नहीं आई थी, इसलिए वो गोंग युवे से कहता है कि मैं तुम्हें एकदम पूरी तरीके से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने सभी अपोनेंट्स को हरा दो
और नंबर 1 पोजीशन को हासिल करो। इस पे गांव की जिशन से कहती है अगर तुम्हारी दुआएं साथ में तो फिर मैं पक्का यहाँ पे फर्स्ट प्लेस ही हासिल करूंगी। इसके बाद वो जिशन का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे आ गई तो फिर मैं तुम्हें बहुत बड़ा प्राइज दूंगी। जिशन आगे से कहता है कोई जरूरत नहीं है सरकाज़म में, यानी कि हाँ भी और ना भी, इसको सरकाज़म कहते हैं। और वो मन के अंदर सोचता है कि ये जगह बढ़िया है भाई, अच्छा हुआ यहाँ पे आ गया, माल ही माल है। इसके बाद गांव की जिशन को भाई कहती है ये कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। तो जिशन उसे कहता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। और वो गांव से कहता है कि जीतना और हारना डजंट मैटर, जब तक तुम सेफ हो तब तक सब कुछ ठीक है और मुझे कोई भी चिंता नहीं रहेगी। इस पे गांव कुछ ज्यादा ही शर्मा जाती है और शर्माते हुए वहां से भाग जाती है। इसके बाद जिशन लोगों को बताता है कि समय की पाबंदी है, इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पे नाइट मेयर कुछ डंजन वंजन जैसा कुछ है उसे पूरा करना पड़ेगा, लेवल है। उसी टाइम पे जिशन को सुनाई देता है कि कोई बंदा यहाँ पे ऑक्शन में हाई ग्रेड स्पिरिट बीस्ट पिल बेच रहा है। इसकी बिडिंग यहाँ पे 120 स्पिरिट स्टोन से शुरू होती है। जो एकदम गरीब बंदे थे बेसिकली फ्री टू प्लेयर, उनकी फटी पड़ी थी। वो आगे से कहते हैं कि बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन जिशन के पास माल बहुत बड़ा है। और नाम से तुम्हें पता चला होगा कि बीस्ट स्पिरिट पिल यहाँ पे बीस्ट पेट्स की मदद करते हैं उनकी कल्टीवेशन को जल्दी जल्दी इंक्रीज करने में। जिशन को पता था कि ये आगे जाके इसे और भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे, इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़ता है और सभी पिल से खरीद लेता है। ये कहते हुए स्टॉक के अंदर पड़ी है तो वो भी दे दो, मैं सब कुछ खरीद लूंगा। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे पांडा को देखते हैं। इसका नाम शायद से आयरन ईटिंग पांडा है। जिशन लोगों को बताता है कि उसने पिल पहले ही खिला दी है तो इसका साइज बढ़ गया और इसका मुंह हमेशा लटका ही रहता है, यानी कि पिल काम कर रही है। जिशन को ये भी पता है कि इस स्टेज में यहाँ पे पिल सस्ती रहती है, लेकिन कुछ महीनों के बाद यहाँ पे प्राइस डबल हो जाएगा, इसलिए जो बची हुई है वो उनको बेच के यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता है। इसके बाद हम लोग जिशन को देखते हैं जो कि उस गेट के पास आ जाता है जहाँ से डंजन के अंदर जाया जाएगा। और जिशन यहाँ पे जैसे ही आता है तो सभी लोगों से पहचान जाते हैं। बेसिकली अगर तुम गेम खेलते हो तो फिर तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी खुद की यूनिक आउटफिट होती है अगर तुम कुछ अच्छा खेलते हो तो। बेसिकली रैंकिंग भी मैंने रखती है, यू नो दैट गेम्स रूल, इसलिए हर कोई उसे पहचान रहा था। तो ये लोग यहाँ पे जिशन के आयरन ईटिंग बीस्ट को भी देख के हैरान हो गए थे क्योंकि उन्होंने आज तक इससे पहले ऐसा बीस्ट देखा ही नहीं था। बेसिकली लेजेंडरी बीस्ट था, सिर्फ इवेंट में आया है। इसके बाद जिशन जब गेट के पास पहुंचता है तो फिर वो यहाँ पे हेल लेवल डिफिकल्टी चूज करता है। इस पे सभी लोग आगे से बात करने लगते हैं कि जो जितना ऊंचा उड़ता है उतनी ऊंचाई से नीचे गिर के मुंह भी तोड़वाता है। ये जैसे ही अंदर जाएगा तो तुरंत ही मारा जाएगा। कुछ लोगों से हम लोगों को ये भी पता चलता है कि आधे महीने पहले एक बंदा अंदर गया था हेल मोड की डिफिकल्टी के साथ में, वो सिर्फ 80% ही यहाँ पे डंजन को क्लियर कर पाया था। इसलिए सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि जिशन कितना ज्यादा खुद को पार करा सकता है, इतना कॉन्फिडेंस उसके पास आ कहां से रहा है। और तुम्हें पता ही है कि हर मानवा के अंदर कोई ना कोई सट्टाबाज होता ही है। जब भी कोई लड़ाई होती है तो हम लोग देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे कपड़ा बिछाते हैं और आगे से कहते हैं कि कौन सट्टा लगाएगा। ये लोग सट्टा यहाँ पे इस बात के ऊपर लगाएंगे कि एक बंदा यहाँ पे आधे महीने पहले एंटर हुआ था और उसने आधे महीने के अंदर यहाँ पे 80% डंजन क्लियर कर लिया था। इसलिए ये लोग सोच रहे थे कि जिशन कितना क्लियर करेगा। कुछ लोग आगे से बात करते हुए बताते हैं कि जो बंदा आधे पहले घुसा था उसका नाम जी लिंग यांग था। उसके पास खुद का इन्नेट टैलेंट है और उसे यहाँ पे मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी माना जाता है, यानी कि कुछ ज्यादा ही जीनियस, और वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग भी है। इसलिए आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे जी यांग के ऊपर ही अपने सट्टा लगाते हैं। ये कहते हैं कि ये बंदा जीतेगा, यही दिलाएगा मुझे प्रॉफिट। लेकिन उसी टाइम हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे 100 स्पीड स्टोन लगा देती है, वो भी जिशन के ऊपर। और इस लड़की को पूरा यकीन था कि जिशन इसे यहाँ पे डबल प्रॉफिट ला के देगा। और ऑफ कोर्स तुम्हें ये लड़की याद होगी, शकल से पता चला होगा ये एक यूट्यूबर है रियल वर्ल्ड के अंदर, और ऑफ कोर्स मैं नाम भूल गया। और सभी लोग उस लड़की को देख के हैरान हो जाते हैं और आगे से कहते हैं कि इसके पास इतना कॉन्फिडेंस कहां से रहा, इतना पैसा लगा क्यों रही है जिशन के ऊपर। इसके बाद हम लोग जिशन को देखते हैं जो कि उस डंजन के अंदर आ जाता है और इस डंजन का सिस्टम बिल्कुल कैश ऑफ क्लैन के इवेंट्स की तरह ही होता है। हर एक इवेंट के लिए अपनी स्टोरी लाइन होती है। जिशन भी डंजन के अंदर आके यही बात सोच रहा था कि यहाँ की स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा अलग होगी घोसली रिज ऑफ नाइट के अलावा। और जिशन लोगों को बताता है कि इसकी स्टोरी लाइन काफी ज्यादा दुख नहीं है, लेकिन जो भी इस डंजन को यहाँ पे क्लियर करता है वो रोते हुए बाहर निकलता है। आई डोंट नो व्हाई, पता चल ही जाएगा यार। लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ बदनसीब प्लेयर्स भी होते हैं जो कि अपना दिमाग खराब कर लेते हैं, लेकिन वो बेचारे यहाँ पे बॉस के बारे में पता नहीं लगा पाते कि असली बॉस कौन है और उसे मारने के बाद ही डंजन क्लियर होगी। जैसे कि कुछ हॉरर पजल्स गेम होते हैं, साला पजल सॉल्व करने में दिमाग का दही हो जाता है। इसलिए कुछ बेचारे ऐसे होते हैं जो कि बॉस को ढूंढ नहीं पाते, तो वो अटैक कहां से करेंगे और डंजन कहां से क्लियर करेंगे। अब उसी टाइम हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक घोड़ा गाड़ी आती है, इसके अंदर से एक वैन नाम की लड़की बाहर निकलती है और ऑफ कोर्स ये ब्यूटीफुल थी। इसके बाद एक बूढ़े आदमी को काट देती है तो वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि मेरे साथ आओ, तो ये लड़की उसके पीछे जाने लगती है। सभी लड़के आगे से बात करते हुए कहते हैं कि बुरा नहीं है, ये यहाँ पे कुछ को ढूंढने के लिए ही आई है। क्या ढूंढने के लिए भी तुम्हें पता चल जाएगा। खैर वैन यहाँ पे टाउन चीफ से मिलती है और उसे कहती है कि उसकी शादी को यहाँ पे कई सारे साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो यहाँ पे कंसीव नहीं कर पाई, यानी कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाई है। इसलिए वो यहाँ पे अपने हस्बैंड की लाइनेज यानी कि पीढ़ी को चालू रखना चाहती है, क्योंकि वो इतने समय वार पे गया हुआ है, इसलिए वो यहाँ पे आई हुई है। लेकिन उसने अपने एक दोस्त से सुना था कि वो यहाँ पे आके एक बच्चा खरीद सकती है, दैट्स व्हाई शी केम हियर। इस पे टाउन चीफ भी उसे कहता है कोई बात नहीं, आपको सम्मान फील होना चाहिए, आप एक बच्चा अडॉप्ट करने वाली हैं। इसके बाद वो उसे कहता है कि मेरे साथ आइए। इसके बाद अगला सीन एक कमरे का होता है जहाँ पे बच्चे भरे पड़े थे, वो भी दर्जनों, और अगर ये सीन एनिमेट होता है और एकदम फट जाएगी बंदों की, भाई इतना ज्यादा रो रहे थे ये एमसी माँ का भड़वा। वैन से कहता है कि उसे इस चीज को सीक्रेट रखना पड़ेगा, वो कोई भी बच्चा ले सकती है। वैन उसे कहती है कि वो इस बात को हमेशा के लिए सीक्रेट रखेगी ही। फिर लोग जिशन को देखते हैं जो कि देख लेता है कि इस भड़वे के हाथों में हथियार है और ये वैन के सर के ऊपर गलाम से मारते हुए कहता है कि तुम इस जगह से जाओगी नहीं तो फिर ये हमेशा के लिए राज ही रहेगा। और वैन जैसे ही बेहोश होती है तो बाकी लोग भी आ जाते हैं और ये सब एमसी हैं, बहुत बड़े वाले। और तुम्हें अब तक अंदाजा लग चुका होगा कि वैन के साथ क्या होने वाला है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा बुरा था। ये बस वैन को एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करने वाले थे, वो भी किस्तों में बांट के कि 2 दिन के लिए कोई एक रखेगा, 2 दिन के लिए कोई एक रखेगा। और अगर वैन प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये लोग ब्लड टेस्ट करके यहाँ पे ये पता करेंगे कि बच्चा किसका है। बच्चे का पता नहीं भागे क्या होगा क्योंकि वो दिखाया नहीं गया। जिशन का भी खून उबला था लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि ये सब कुछ एक मेमोरी की तरह है। सबसे पहले ये भड़वा चीफ माँ का ये शुरू करता है, जिसके बाद ये पाप ऐसे ही चलता रहता है। देख सकते हो मौसम सीजन सब कुछ बदल रहा है। इसके बाद यहाँ पे ब्लड टेस्ट किया जाता है और यहाँ पे वैन जिस बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हुई थी वो एक बंदे का निकलता है, तो वैन अब उसकी हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। जिशन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि ये मेमोरी की तरह है। और ऑफ कोर्स वो यहाँ पे इसको एकदम कुत्तों की तरह मार सकता है, लेकिन इससे डंजन कंप्लीट नहीं होगी। बेसिकली गेम हमेशा के लिए यहीं पे फंसा रहेगा। जस्ट लाइक गेम के लेवल होते हैं कि तुम्हें वो कंप्लीट करना ही है चाहे जो कुछ भी हो जाए। जिशन को भी देखते हैं और उसे भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक अच्छी चीज को देखते हैं, वैन के अंदर जज्बा आता है जिसके बाद वो बंदे के टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसे एकदम ड्रम के अंदर भर देती है। आई लाइक दिस। लेकिन ये लोग यहाँ पे वैन को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो निशान छोड़ गई थी। बाहर भी कितना बात बेचारी। इसके बाद लोग वैन को पकड़ते हैं और उसका गला काट के उसे दफन कर देते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और वैन मारी जाती है अपने पति को याद करते
हुए। इसके बाद ये लोग उसकी कबर बांधते हैं, ये कहते हुए कि मर गई बेचारी, काफी सुंदर थी लेकिन मजा बहुत आया हमें। जीजन को भी गुस्सा आ रहा था लेकिन भाई कुछ कर नहीं सकता है। इसके बाद समय इसी तरीके के बीतता है और हमें पता चलता है कि गांव के अंदर खुशहाली आई है। एक एक करके यहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, वो भी बहुत बुरी। किसी का सर धड़ से अलग है तो किसी के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं और कोई की तो लाश ही नहीं मिल रही। इसके बाद एक और बंदे की यहाँ पे बलि चढ़ जाती है और लाइक दिस। इसके बाद हम लोग जीजन को देखते हैं जो कि एक फावड़ा लेके आगे चल रहा था। ये कहते हैं कि कहानी खत्म हो चुकी है, सपने को भी अंत हो जाना चाहिए। ये एक सपना है, एक अंतहीन सपना, और इसकी शुरुआत हमेशा बहुत बड़े दुख से होती है। जीजन लोगों को बताता है अगर कोई न्यूवी प्लेयर होगा तो वो ये देखते ही एकदम बौखला जाएगा, जिसके बाद वो कत्लेआम शुरू कर देगा। और ऑफ कोर्स मैं अगर यहाँ पे न्यूवी होता तो मैंने कुत्ते की मौत मारता। और अगर मैं तुम्हें बता दूं तो टॉर्चर करने के मामले में मुझसे बुरा और कोई नहीं हो सकता है। मैं हर एक के हाथ पैर काट देता और पप्पू तो पक्का काट देता। इसके बाद इन्हें जिंदा छोड़ देता। ना ये बेचारे चल पाते ना हक पाते, खाना तो भूल ही जाओ, भूख में तड़प तड़प के मरते। ये जिशन बताता है कि न्यूवी प्लेयर यहाँ पे सभी लोगों को मार देता, विलेज के अंदर खूना कचरा कर देता। इससे गेम हमेशा फेलियर का नोटिफिकेशन दिखाता। इसलिए तुम्हें यहाँ पे इस स्टोरी लाइन को काफी अच्छे से ऑब्जर्व करना रहता है। तुम्हें पता लगाना पड़ता है कि फाइनल बॉस कौन है, क्लू का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये सपना यहाँ पे वैन का है तो फिर यहाँ पे फाइनल बॉस भी वैन ही होगी। इसके बाद जिशन कबर खोदता है और वहाँ से अंगूठी बाहर निकालता है जो एक प्यार का सिंबल है जो वैन के पति ने उसे दिया था। और यही वो स्पिरिचुअल सपोर्ट है जो कि रूट है जो वैन को यहाँ पे अभी तक जिंदा रखे हुई है। और यही वो चाबी भी है जिससे यहाँ पे ये स्टेज क्लियर की जा सकती है। हम लोग देखते हैं कि यैन जैसे यहाँ पे अंगूठी को बाहर निकालता है तो फिर उसके पीछे यहाँ पे वैन आ जाती है। और ऑफ कोर्स ये डिमोनिक फॉर्म में थी। जिसे हम लोगों को बताता है कि जब एक इंसान मरता है तो वो भूत बनता है और जब एक भूत मरता है तो वो डीमन बन जाते हैं। और ऑफ कोर्स ये डीमन यहाँ पे एकदम रेज, बदले और हिंसा की भावना से बना था। तो ये काफी ज्यादा पावरफुल है। ये अपने हाथों को निकाल के जिशन के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन जिशन पहले इसके हाथों को काट देता है। ये कहते हुए कि मुझे दुख है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम्हें ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। वैन आगे से साफ मना कर देती है। जिशन उसे कहता है कि तुम्हारे सभी दुश्मन यहाँ पे मारे जा चुके हैं, इनोसेंट लोगों को मारने से कुछ भी नहीं होगा, दर्द में जीना छोड़ दो और जाके आजाद हो जाओ। लेकिन वैन अभी भी नहीं मान रही। वैन उसे कहता है कि तुम्हारी लाइफ कुछ ज्यादा ही दुख नहीं थी, बहुत ज्यादा ट्रेजेडिक थी, लेकिन तुम इसका बहाना बना के यहाँ पे फालतू में किसी लोगों को मार नहीं सकती हो। तुम्हारा रिवेंज कंप्लीट हुआ, अब तुम अपने ऑब्जेक्शन को यहाँ से जाने दे सकती हो, आजाद हो जाओ और दोबारा रिकार्नेट हो। इसके बाद जिशन यहाँ पे वैन के ऊपर दोबारा हमला करने लगता है। और तुम्हें एक चीज बता दो कि इसके ऊपर जो हाथ है ये ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं बेकार दिखाने के लिए। दैट सिंबलाइज कितने लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। डीमन यहाँ पे जैसे ही कमजोर फील करता है तो वो आगे से यहाँ पे क्रॉसिव ब्लड रेन का इस्तेमाल करता है। हम यहाँ पे स्टार्स दिखाए जाते हैं पर मैं बताने नहीं वाले। आई जस्ट वांट टू एंड दिस आर्क, जल्दी जितनी हो सके उतनी जल्दी आजादी मिले। इस ब्लड रेन की मदद से यहाँ पे डीमन खुद को हील कर सकता है और साथ ही में यहाँ पे कुछ घोड्स को बुला सकता है जिससे वो दोबारा स्ट्रांग हो जाएगा। वहीं पे ये रेन यहाँ पे जिशन के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज देती है, लेकिन जिशन के पास पहले से ही शील्ड थी इसलिए उसके ऊपर ज्यादा कुछ होता नहीं है। इसके बाद जिशन आगे से गूस और की का इस्तेमाल करते हुए डीमन के ऊपर दोबारा अटैक करता है। ये कहते हुए कि हटो यार, जाओ आजाद हो जाओ। इससे डीमन को यहाँ पे आधा डैमेज पड़ता है और उसका आधा हेल्थ बार खत्म हो जाता है, लेकिन वो दोबारा आगे से अपने ही हाथों को खाने लगती है जिससे उसकी हेल्थ दोबारा रिफिल होने लगती है। वहीं पे जिशन को समझ में आ जाता है कि जितनी ज्यादा लंबी ये फाइट चलेगी उतना ज्यादा उसे डिसएडवांटेज मिलता जाएगा। इसके बाद वो आगे से फिनिक्स फेदर नाम का एक अटैक इस्तेमाल करता है और ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, इसलिए यहाँ पे वैन का डीमन एक झटके के अंदर ही हारा जाता है। जिशन जब पीछे मुड़ के देखता है तो ये अभी भी हार नहीं मान रही थी, मतलब डिजायर कुछ ज्यादा ही हाई था बदला लेने का। वो अभी भी यहाँ पे कह रही थी कि मैं सबको मार दूंगी, छोड़ूंगी नहीं किसी को, और ये दोबारा रीजनरेट हो भी जाती। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे वैन का हस्बैंड आ जाता है, इस पे वैन दोबारा यहाँ पे अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और अपने हस्बैंड को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इतना ज्यादा कि उसे देखते ही गले लगा लेती है और फूट फूट के रोने लगती है। पति भी आगे से माफी मांगता है कि उसे आने में काफी ज्यादा देर हो गई, लेकिन मैंने उसे पूछती है कि तुम लेट कैसे हो, तुम यहाँ पे हो कैसे, तुम्हारे साथ हुआ क्या। तो फिर जूम आउट होता है तो हम लोग देखते हैं कि हस्बैंड भी मारा जा चुका था बैटल के दौरान में, और वो वैन को बताता है कि उसके लास्ट ग्रेट बैटल में उसकी पूरी स्क्वाड मारी गई, इसलिए वो यहाँ पे आया। वो उसे काफी लंबे टाइम से ढूंढ रहा था और अब जाके वो उसे सेंस कर पाया, इसकी मदद से वो यहाँ पे आ पाया। हस्बैंड आगे से रोते हुए कहता है कि ये उसकी ही गलती है कि वो इतना ज्यादा यूजलेस है, अगर वो उसको छोड़ के ना जाता तो फिर वो यहाँ पे कभी भी ये सब कुछ सहना ना पड़ता, ये सब कुछ उसकी ही गलती है, वो पूरी तरीके से यूजलेस है। लेकिन वैन अपने हस्बैंड से कहती है कि उसने कभी भी उसे ब्लेम नहीं किया इन सभी चीजों के लिए। इसके बाद दोनों आखिरकार यहाँ पे शांति को हासिल कर लेते हैं और अब से इन्हें कभी भी दोबारा दर्द महसूस नहीं होगा। किचन में इन लोगों से यही कहता है कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। इसके बाद वो वैन की बॉडी की तरफ देखता है और उसके हाथों पे रिंग पहना देता है, जिससे ये मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। किचन को यहाँ पे पूरे 3 आइटम्स मिलते हैं जो कि परफॉर्म्ड ग्रेड के हैं। पहला है नाइटमेयर क्लॉक, दूसरा है एयर राइडिंग टेक्निक और तीसरा है शैडो ब्लेड। इस पर जिशन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा अच्छा माल था। साथ ही में जिशन ने यहाँ पे इस नाइटमेयर चीज को कंप्लीट कर लिया था, इसलिए उसको यहाँ पे काफी ज्यादा बधाई दी जाती है और ये पहला बंदा बना था जिसने यहाँ पे हेल्थ डिफिकल्टी को कंप्लीट किया था। बाहर की तरफ जो भी लोग थे ये सब कुछ देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे जी के ऊपर पैसा लगाया था और इन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिशन पहली बार में ही कंप्लीट कर लेगा। लेकिन हम लोग इस लड़की को देखते हैं और ये पूरी नहीं संभाली थी, काफी ज्यादा माल मिला था भाई से। इसके बाद आगे से चिपते हुए कहती है कि सिर्फ यान को सपोर्ट करना है और फॉलो करना है, बस पैसा इसकी झोली में खुद आके गिरेगा। साइड से बेचारे लोग कहते हैं कि ये बौखला तो नहीं है, इसे दौरा तो नहीं पड़ा, चप्पल सुंगा यार इसे कोई। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जिशन ने पहले क्यों कहा था कि जो भी इसे खेल के निकला है वो खून के आंसू रोया है। कमजोर दिल वाले ये झेल ना पाते बेचारे। चलो आखिरकार जाके ये मास्टरपीस आर्क यहीं पे खत्म होता है। फिर इसके बाद अगला सीन एक लॉबी का होता है और लॉबी में सभी लोगों को बता दिया जाता है कि जिशन ने यहाँ पे हेल ग्रेड के नाइटमेयर यानी कि डंजन को कंप्लीट कर लिया है। इस पे सभी लोग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे होना चाहिए था ये डंजन क्लियर करने वाला सबसे पहला बंदा। और अगर तुम्हें ये लड़की याद नहीं है तो फिर ये जिशन की फ्रेंड है रियल लाइफ में भी और ये गेम के अंदर अभी साइन अप की है। इस सेकंड में इसका नाम देख के आता हूँ पीछे से। हाँ तो मैं इसका नाम देखा है और मैं रिकॉर्डिंग सीधा 1 दिन के बाद कर रहा हूँ, यानी कि वीडियो तुम्हें और ज्यादा लेट मिलेगी। मेरा माउस मर गया कीबोर्ड वाला, उसे जिंदा करने के लिए मुझे टॉम को बुलाना पड़ा, उसके लिए मुझे दूर जाना पड़ा, तो मैं अगले दिन ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इस लड़की का नाम है रन लैन और इसे हम यहाँ पे लैन ही बुलाएंगे क्योंकि जमाना कर जाती है। लैन को जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे जिशन ने यहाँ पे इस चीज को क्लियर किया है तो वो भागते हुए जिशन की तरफ जाने लगते हैं, ये कहते हैं कि अब समय आ चुका है जिशन से वसूली करने का। इसके बाद लैन यहाँ पे जिशन को वॉइस मैसेज करके कहती है कि मैंने सुना कि तुमने यहाँ पे नेवी मिशन पूरा कर लिया है, तो फिर क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो आसपास की जगह को ढूंढने में और साथ ही मेरा खर्चा थोड़ा सा उठा सकते हो। जिशन उसे कहता है यार तुम्हारा बाप अमीर आदमी है, तुम भी अमीर हो, सलाम कुछ तो शर्म करो यार, मुझे लूट रहे हो, गरीब बच्चे को कितना गरीब बनाओगे। लेकिन इसके बावजूद जिशन उसे कहता है कि तुम बाहर इंतजार करो, मैं तुम्हें ढूंढते हुए वहाँ पे आ जाऊंगा। इसके बाद हम लोग लैन को देखते हैं जो कि यहाँ पे जिशन का इंतजार कर रही थी और ये मन के अंदर सोच रही थी कि जिशन ने इसके पैसे नहीं भरे। कॉइंस लगती होंगी एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करने में, जैसे कि गेम के अंदर होता है, और वो कॉइंस पैसे से ही खरीदे जाते होंगे, यानी कि तुम शेयर वेयर कर सकते हो, ये सिस्टम होगा गेम का। इसलिए लैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था जिशन के ऊपर, लेकिन उसी टाइम पे कुछ लौंडों की नजर यहाँ पे लैन के ऊपर पड़ जाती है। और तुम्हें पता है कि
इंटरनेट पे तुम्हें एक से एक नमूने मिलते हैं, तो ये यहाँ पे लैंड के ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रहे थे। ये कहते हैं कि हमारा लेवल ज्यादा है, हमारे साथ चलोगे हम तुम्हें कवर कर देंगे। लैंड की बेइज्जती एकदम साफ तरीके से करती है कि तुम्हारी इतनी शकल अच्छी नहीं है कि तुम लड़कियों के ऊपर लाइन मारो। इस पे से गुस्सा आ जाता है तो ये अपना जलवा दिखाने लगता है। ये कहते हुए कि इसको बुरी तरीके से ना मारना। तो लैंड की नजर यहाँ पे जेसन के ऊपर पड़ जाती है और वो इनसे कहती है अगर तुम्हें मारना है या फिर डेट पे लेके जाना है तो इससे पहले तुम्हें मेरे भाई से पूछना पड़ेगा। इनकी भाषा वाला भाई, रियल वाला नहीं। और लैंड लोगों से कहते हैं अगर तुम उसके जितने स्ट्रांग हो तो फिर हम तुम्हारे साथ चलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने जेसन को देखा नहीं था तो ये पीछे पलटते हुए कहते हैं कौन है वे, लेकिन इनकी नजर जैसे यहाँ पे जेसन के ऊपर पड़ती है तो इनकी फट जाती है। इसके बाद ये तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं। जेसन इन लोगों से कहता है कि भाग जाओ इससे पहले कि तुम्हारी बत्ती सी तोड़ दूं। तो फिर ये लोग तुरंत यहाँ से कट लेते हैं। ये कहते हैं कि हम तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेंगे। इनके जाने के बाद जेसन से कहते हैं कि तुम्हारी रेपुटेशन तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है भाई गेम के अंदर, तुम तो कुछ ज्यादा ही यहाँ पे रिस्पेक्ट दिए जा रहे हो। जेसन आगे से कहता है मुझे भी नहीं पता कि इन बड़ों को क्या चाहिए, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। इसके बाद जेसन से कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ लेके आओगे, तुम वो लेके नहीं आए क्या? गिफ्ट विफ्ट की बात हो रही है यहाँ पे। जेसन उसे कहता है हाँ ये लो, बस पैसे न मांगना मुझसे, गरीब आदमी हूँ। जेसन यहाँ पे लैंड को स्प्लिट ग्रेड के स्ट्रॉन्ग गॉगलेट्स के पीस देता है जिनको वो जोड़ के गॉगलेट बना सकती है। और लैंड इन्हें पाके काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जेसन यहीं पे ही रुकता है। वो लैंड को यहाँ पे और भी कई सारे इक्विपमेंट देता है। ये कहते हुए कि ये वाला मैनुअल ले लो, ऊपर से ये वाला स्प्लिट डिफेंसिव इक्विपमेंट ले लो, ये तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे। जिसके बाद तुम ये आर्मर भी ले सकती हो और साथ ही में ये वेपन भी ले लो। ये सब कुछ देख के लैंड काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि तुम सबसे बेस्ट हो। लेकिन तभी जेसन हाथों को मलते हुए कहता है कि बिल की बात कर ले हम लोग, चिंता न करो तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें 2-3% का डिस्काउंट दे दूंगा। लैंड यहाँ पे जेसन से कहती है कि उसके पास पैसा नहीं है, कैसा रहेगा अगर वो अपनी बॉडी से पे करे। जेसन आगे से साफ मना कर देता है। ये कहते हुए कि सब आदमी और इंसान बिल की तरफ नहीं भागते हैं। लैंड भी हैरान हो जाती है कि इस बड़वे को मैंने इतना बड़ा चारा दिया, इसने पकड़ा क्यों नहीं। जेसन लोगों को बताता है कि उसने लास्ट लाइफ में अपने ये चारा ले लिया था। इसके बाद लैंड ने जो उसकी कुटाई की थी वो कभी सोच भी नहीं सकता, उसका ब्रेन डैमेज हो गया था, इसलिए कुत्ते की मौत ना ही मारा जाए तो ही बेहतर है। और इसके बाद लैंड यहाँ पे जेसन को वो सभी इक्विपमेंट वापस कर देती है। ये कहते हुए कि उसके पास पैसे नहीं है और ये काफी ज्यादा महंगे हैं तो मैं उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती है। लेकिन जेसन लैंड को वो इक्विपमेंट देते हुए कहता है कि इन्हें तुम रख लो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, अगर मुझे बेचने होते तो मैंने पहले ही बेच चुका होता। लैंड उसे कहती है लेकिन अगर तुम इन्हें बेच दोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पे 2 से 3 मिलियन रुपए मिल सकते हैं। अगर तुम इन्हें अभी नहीं बेचोगे तो फिर ये बाद में एकदम लोकल हो जाएंगे और इन्हें कोई भी खरीद लेगा, मीन्स आसानी के साथ मिल सकते हैं। जेसन उसे कहता है कि इनका इस्तेमाल करके तुम स्ट्रांग बन जाओ, जिसके बाद जब तुम्हें एक मिशन क्लियर करने पे कोई इक्विपमेंट मिलेगा तो वो मुझे लाके दे देना, मैं उन्हें बेच के प्रॉफिट कमा लूंगा। लैंड भी कह रही थी कि वो गेम के अंदर अच्छी नहीं है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी एकदम पूरी तरीके से वेस्ट रहेगी इन इक्विपमेंट में, अगर वो किसी और को देके पैसे कमा लेगा तो ये अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। लेकिन जेसन उसे समझाता है कि उसके पास टैलेंट है। यहाँ पे अनमोरिंग विजडम किंग टैलेंट के बारे में क्या हुआ, और वो लैंड को समझाता है कि ये एकदम दूसरे कंप्यूटर्स गेम की तरह नहीं है, अगर वो यहाँ पे अच्छे से मेहनत करेगी तो वो पक्का एक टॉप प्लेयर बन सकती है। लैंड आगे से खुश होकर कहती है सच में? तो जेसन उसे कहता है ऑफ कोर्स, मेरे साथ अगर तुम यहाँ पे ट्रेनिंग करोगे तो फिर एक सुअर भी। लेकिन जेसन आगे से ये कह पाता कि उससे पहले ही लैंड इसके मुंह के ऊपर गड़ाम से घूसा दे मारती है। ये कहते हुए कि सुअर मैं नहीं तुम हो। भाई ने सर्वाइव करने की कोशिश की लेकिन फिर भी मुंह की खाया। खैर गुस्सा मारने के बाद लैंड यहाँ पे जेसन से कहती है कि उसको यहाँ पे जेसन की एक मदद चाहिए। उसने एक सेट को ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने के तुरंत बाद ही वहाँ पे एक इनर हॉल के अंदर एक एल्डर था जो कि लैंड को अपना डायरेक्ट डिसेबल बनाना चाहता है। लेकिन डायरेक्ट डिसेबल बनने के लिए लैंड को यहाँ पे एक काम को पूरा करना पड़ेगा जो कि एल्डर ने ही दिया था। इसलिए लैंड जेसन से कहती है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। जेसन आगे से रोते हुए कहता है कि अभी तुमने मेरे ऊपर गुस्सा मांगा, अब आगे से मदद मांगो, शर्म नहीं आती। इसके बाद हम इन दोनों को होटल के सामने देखते हैं जहाँ पे जेसन आगे से मदद करने के लिए मान गया था। दोस्ती बड़ी गंदी चीज है, कुछ भी करा सकती है कैसे भी हालातों में। जेसन उसे कहता है कि मुझे बताओ कि टास्क कितना ज्यादा हार्ड है। तो लैंड उसे बताती है कि एल्डर ने कहा था कि मुझे यहाँ से कियाओ लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके एक चीजों मछली को पकड़ना पड़ेगा। उसे नहीं पता कि ये मुश्किल है या फिर हार्ड है। तो जेसन उसे कहता है कि अब सीधा लेक के पास पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि उसे पकड़ना कितना मुश्किल है कितना आसान है। लैंड उसे कहती है कि वो लेक यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, मैं टेलीपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जेसन आगे से मना कर देता है ये कहते हुए कि जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ से उड़ के जा सकते हैं, तुम्हारा लेवल भले ही हाई ना हो लेकिन मेरा है, पीठ के ऊपर लग जाओ, मैं तुम्हें उड़ा के लेके चलूंगा। तो लैंड बड़ी जल्दी ही मान जाती है। और ऑफकोर्स अगर तुम्हें पता होगा तो इस मानवा के सबके बड़े हैं, इवेंचुअली सबके बड़े हैं। इसलिए लैंड जैसे ही यहाँ पे घोड़े की तरह जेसन के ऊपर लग देती है तो कुछ बड़ी बड़ी चीजें कंधे के ऊपर छूती हैं। इसे जेसन की नाक से खून का फव्वारा बहने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भाई होल्ड करते हुए यहाँ पे एकदम कसके लैंड को पकड़ता है और उसे कहता है कि छोड़ना नहीं, मुंह बड़ा गिरोगे। इसके बाद वो जंप मारता है तो ये लोग उड़ने लगते हैं। वह पहले जेसन का सर खा रही थी, ये कहते हुए कि और ऊपर और वो जब उछल रही थी तो कुछ चीजें यहाँ पे बार बार ऊपर नीचे हो रही थी। इसलिए खून का फव्वारा भी दोबारा चालू हो चुका था और धड़ाम से ये दोनों नीचे जाके गिरते हैं। लैंड आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि जब उड़ना नहीं आता तो काहे भी लदा लिया भाई। इस पर जेसन उसे कहता है कि तुम शांत बैठो तब तो ना उड़ूंगा मैं, चुपचाप कंधे के ऊपर बैठो और हिलना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद अगला सीन कियाओ लेक का होता है और जेसन हम लोगों को बताता है कि सिटी के अंदर ये लेक काफी ज्यादा फेमस है और इस लेक के अंदर जो मछलियां पाई जाती हैं वो काफी ज्यादा खास टाइप की होती हैं जिनको चीजों फिश कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा डिलीशियस, सुंदर यानी कि कोमल और इनके पास स्पिरिट एनर्जी भी होती है। अगर तुम इसे पकड़ के यहाँ पे किसी ढाबे में बेचते हो तो फिर बहुत ज्यादा स्पिरिट स्टोन मिलेंगे। इसलिए जो भी यहाँ पे कुछ न्यूबी प्लेयर्स होते हैं वो यहाँ पे आके मछली पकड़ते हैं और पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। पर तुम्हें पता है कि कोई भी चीज आसानी से मिल जाए तो वो चीज कैसे। इसलिए इस रिवर के अंदर यहाँ पे डिमन लर्क रहता है जो कि इस लेक के एकदम गहराई में रहता है और जो चीजों फिश होती है वो उसका मेन सोर्स फूड होती है, उनके बिना वो जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए उन्हें जैसे ही पता चलता है कि कोई उनके खाने को चुरा रहा है तो वो जल्दी से बाहर आके सीधा हमला कर देती है। कहते हैं मेरा खाना है, छू क्यों रहा है इसे। जो रिवर डिमन होते हैं यानी कि लर्क्स वो यहाँ पे की रिफाइंड स्टेज पे होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये झुंड में ही घूमते हैं तो इनका लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अगर यहाँ पे कोई न्यूबी प्लेयर जैसे कि लैंड है वो यहाँ पे मछली पकड़ भले ही ले लेकिन इसके बावजूद वो लेके नहीं जा सकती। इसके बाद ये दोनों कूदते फांदते हुए सही जगह पे आ जाते हैं जहाँ से मछली पकड़ना आसान था और यहाँ पे पहले से ही किसी ने चारा बांध के रखा था क्योंकि मछलियों को पकड़ना लक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा लक बढ़िया है तो मिनटों में, अगर नहीं है तो सालों में। लैंड यहाँ पे फिशिंग रॉड लाना भूल गए तो जेसन अपने पास से एक धागा निकालते हुए कहता है कि फिशिंग रॉड गेम के अंदर कौन लेके आता है। जेसन अपने पास एक स्प्लिट स्पाइडर सिल्क बाहर निकालता है और ये धागा 100 साल पुराना है। अगर तुम्हें ना पता हो तो मकड़ी का झाला काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये तो बेचारा 100 साल से पुराना है। ये धागा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये मेरे और पूरे मर्द समाज के दुख का भार सह लेगा। इसके बाद जेसन धागे पे चारा बांधता है और उसे नदी के अंदर डाल देता है और वो धागा लैंड को देते हुए कहता है कि कसके पकड़ना, अगर इसे खो दिया तो फिर भूल जाओ मछली पकड़ना। इसके बाद वो लेट जाता है ये कहते हुए कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है तकना, मैं जा रहा हूँ सोने। लैंड उसे कहते हैं अगर उसे पता होता कि ये टास्क इतना ज्यादा सिंपल है तो फिर उसकी मदद
मदद ही ना मांगती, वो ये खुद ही कर लेती। जिशन उसे कहता है कि थोड़े समय के बाद तुम कहोगे कि हाँ ये टास्क इतना भी सिंपल नहीं था। अब उसी टाइम पे मछली चारा पकड़ लेती, इसलिए वो हिलने लगता है और लैन जिशन से कहती है कि आ जाओ तुम्हारी टाइमिंग आ गई। लेकिन वो खुद ही यहाँ पे मछली को पकड़ लेती है और उसी टाइम पे रिवर के जो डिमंस थे वो बाहर निकल आते हैं लैन के ऊपर हमला करने के लिए। और जिशन बड़ा स्टाइल में खड़ा होते हुए यहाँ पे लैन से कहता है कि तुम्हें लग रहा था कि ये क्वेस्ट काफी ज्यादा सिंपल है, टफ नहीं है, लेकिन तुम चिंता ना करो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। लेकिन लैन यहाँ पे जिशन की मदद नहीं चाहती थी। वो मछली को जिशन को देखते हुए कहती है कि इसका ख्याल रखो, इसे कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं फिर तुम्हारी बत्ती से तोड़ दूंगी। इसके बाद वो अपने हाथों को खींचती है और जंप मार के पानी के ऊपर चली जाती है रिवर मॉन्स्टर्स के साथ निपटने के लिए और गोल गोल घूमते हुए एक शार्क के मुंह के ऊपर धड़ाम से लात दे मारती है, जिसके बाद वो उसकी चोंच पकड़ती है और उसके पेट के ऊपर सीधा एक सुप्लेक्स दे मारती है। सुप्लेक्स नहीं, शायद से पंच कहते हैं, बट हु फकिंग केयर अबाउट। जिसके बाद वो उस मछली को पकड़ती है और उसे उठा के सीधा पानी में पटक देती है, एकदम बॉलिंग बॉल की तरह, जिससे और भी मछलियां जाके ढेर हो जाती हैं। लैन यहीं पे नहीं रुकती है, जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे एक्सप्लोडिंग फिस्ट, द फायर फिस्ट एंड पियर्सिंग फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए गड़ाम गड़ाम से एकदम फिशेस मॉन्स्टर्स के ऊपर धड़ाम धड़ूम कर देती है। ये देख के जिशन की फटके चार हो जाती है। वो आगे से कहता है ये क्या है बे, ये ऐसा रिएक्शन बना रहा है जैसे कि गर्लफ्रेंड का इट्स माय फर्स्ट टाइम, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाए तो उसे गुफा दिखे। ऐसा रिएक्शन तभी ही आ सकता है, मतलब हैरानी की सारी हदें पार कर दी है इसने। इसके बाद लैन वापस जिशन के पास आ जाती है और आगे से कहती है कि ये रिवर डिमंस के पास तो साला शर्म ही नहीं है, गैंग बैन करने के लिए चले आए थे एक साथ, अच्छा हुआ कि मेरे हाथ कुछ ज्यादा ही मजबूत है, साले मुंह की खा के गए हैं। फिर जिशन यहाँ पे लैन की तरफ देखते हुए सोचता है अगर उसकी पास्ट लाइफ में लैन अगर वो एक साथ यहाँ पे 8 वेस्ट लैन को खेलना शुरू करते तो फिर यहाँ पे लैन के जो अचीवमेंट्स हैं वो उसके बराबर की ना होती, यानी कि लैन ज्यादा ऊपर होती रैंकिंग के मामले में। और ऑफ कोर्स लैन ने यहाँ पे बॉडी कल्टीवेशन को चूज किया तो फिर उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे हाई होनी ही थी। इसके बाद लैन से कहता है कि हम लोगों को यहाँ पे टेलीपोर्टेशन अरे का इस्तेमाल करना चाहिए और जल्दी यहाँ से निकल लेना चाहिए, नहीं वो मॉन्स्टर दोबारा हमला करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन लैन जिशन से कहती है कि वो यहाँ से पैदल जा सकती है, लेकिन जिशन उसे दोबारा गोदी पे उठा लेता है, ये कहते हुए इस तरीके से जल्दी नहीं होगी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम्हें इनर हॉल के अंदर चले जाना चाहिए और बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। फिर जिशन को पता है कि यहाँ पे गेम जल्दी ही रियलिटी के साथ मर्ज होने वाला है और मर्जर के बाद में जो रियल वर्ल्ड की फिजिकल बॉडी होगी वो इस बॉडी के अंदर रिप्लेस हो जाएगी। यानी अगर तुम रियल वर्ल्ड के अंदर मोटे हो तो गेम के अंदर भी मोटे होगे, फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कैरेक्टर कितना मस्कुलिन और कितना टॉल है। आफ्टर द मर्जरेशन इन दिस गेम यू विल बी बोर्न द बोना। इसलिए जिशन चाहता है कि उसकी बॉडी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फिट हो जाए, क्योंकि गेम खेल के वो कुत्ते की हालत में आ चुका है, बस मरने ही वाला है। इसलिए वो लैन से कहता है कि तुम रियल वर्ल्ड के अंदर मुझे ट्रेन क्यों नहीं करते, जितना हो सके उतनी बुरी तरीके से करो। इस पे लैन भी इस चीज के लिए मान जाती है और वो जिशन से कहती है कि इस गेम के अंदर तुम मुझे ट्रेन करोगे और गेम के बाहर मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। और लैन में बिल्कुल भी कोई हरामी पना नहीं था, लेकिन फिर भी जिशन की नाक से खून का फव्वारा बहने लगता है। आई डोंट नो व्हाई इस हरामी को इन शब्दों के अंदर भी हवस दिखाई दे रही है। इसके बाद अगला सीन रियल वर्ल्ड का होता है। हम लोग देखते हैं कि जिशन साला गेमिंग चेयर के ऊपर ही सो गया था। मर्दे खाना पीना तो खा ले, गेम खेलना जरूरी है पर इतना भी नहीं कि खाना पीना त्याग दो। खैर वादे के मुताबिक लैन यहाँ पे जिशन के पास आती है और उसे कहती है कि चलो बड़ी बहन के साथ ट्रेनिंग का समय हो चुका है, आज मैं तुम्हें छठी का दूध याद दिला दूंगी। जिशन आगे से अपनी आंख खोलता है, एकदम नॉर्मल बंदे की तरह कहता है कि सुबह के 6 बजे हैं, चैन से सो तो जाने दो। लेकिन लैन यहाँ पे जिशन को जबरदस्ती ले जाते हुए कहती है, बल्कि मुझे ये जबरदस्ती नहीं लगता। और वो जिशन से कहते हैं कि तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें ट्रेन करूं, इसलिए नौटंकी छोड़ो, जल्दी मेरे साथ चलो। और तुम लोग जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हो ये कोई स्पोर्ट ब्रावरा नहीं है, ये सेंसरशिप है और ये मैंने नहीं लगाई है, ये चाइनीज गवर्नमेंट ने लगाई है। मानना पड़ेगा प्रोड्यूसर्स ने अपना दिमाग एकदम खाते में लगाया, बड़ा साइज का बना दो, सेंसरशिप बनाओ लेकिन अच्छी, और सेंसरशिप इतनी बुरी भी नहीं लग रही है। होता नहीं धुआं धुआं डाल देते हैं, वो एनोइंग लगती है, बट इट वाज गुड। फिर इसके बाद लैन जिशन को अपने साथ ले जाते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ आज रनिंग करोगे चल के। अभी तुमने देख ही लिया है कि यहाँ पे लैन ने जिशन को कैसे पकड़ा हुआ है, तो फिर कुछ बड़ी बड़ी चीजें एकदम रगड़ रही थी गालों के पास में और जिशन को इसमें मजा आ रहा था। लैन की नजर से यहाँ पे जिशन के ऊपर पड़ती है कि उसे मजे आ रहे हैं, तो वो उसके ऊपर घूसा मार देती है, ये कहते हुए कि शर्म करो भी, दोस्त जैसे हूँ तुम्हारी। फिर इसके बाद अगला सीन रनिंग का होता है, जहाँ पे जैसा उम्मीद की थी जिशन पीछे ही था और इसकी आत्मा निकले जा रही थी। ये हर एक सांस में अपनी आत्मा छोड़ रहा था। मेरे भी हालात इसी तरीके हैं, जब मैं रनिंग करता हूँ आत्मा मेरी सूख जाती है। इसके बाद वो सिर्फ आराम और पानी ही मांगती है। और ऑफ कोर्स मेरा एक बड़ा दोस्त होता है जो मुझे यही कहता है कि कितने कमजोर हो गए, कम खाया करो, थोड़ा वजन कम करो अपना। हालांकि लैन जिशन से कहती है कि तुम्हारी बॉडी का ज्यादा ही कमजोर है, तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए। जिशन आगे से यहाँ पे लैन से भीख मांगता है कि उसे थोड़ा सा आराम करने दिया जाए, तो लैन उससे कहती है कि 5 मिनट के बाद 10 मिनट तक दौड़ोगे बिना रुके। फिर जिशन को यकीन हो जाता है कि उसे जो महीने यहाँ पे जो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर करने में लगे थे वो एकदम वर्थ इट थे रियलिटी के मर्ज होने के बाद में, क्योंकि उसकी बॉडी कुछ ज्यादा ही कमजोर है। इसलिए जिशन को समझ में आ जाता है कि समय आ चुका है भारी डंबल उठाने का। उसी टाइम पे लैन जिशन से कहती है कि उस तरफ देखो, तुम्हें वो प्यारी सी लड़की दिखाई दे रही है। इसके बाद जब कैमरा जूम आउट होता है तो फिर हम लोग छोटी सी लड़की को देखते हैं विद द पिंक हेयर। और हमें इस तरीके की शिट के बारे में पता है, हर मानवा के अंदर ऐसा होता है कि कोई लोली आ ही जाएगी, बट इस लोली के साथ एक 10 on 10 बैडी भी थी। भाई तुम्हें मां नहीं है, आंटी है इसकी। और मुझे नहीं पता कि ये बड़वा ऐसी शक्ल बना के क्यों कह रहा है कि ये लड़की प्यारी है, और के घर पे रेड मरवाओ, पक्का बता रहा हूं कुछ तो मिलेगा। खैर इसके बाद इसकी नजर यहाँ पे आंटी के ऊपर पड़ती है। वो मन के अंदर सोचता है लेकिन ये औरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। फिर लैन जिशन से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो भाई, चलने का समय हो गया। लेकिन जब उसकी नजर यहाँ पे जिशन के ऊपर पड़ती है तो वो लौंडिया ताड़ रहा था। इसके बाद वो दोबारा उसके गर्दन दबोचते हुए कहती है कि शर्म नहीं आती, शादीशुदा औरतों को गंदी नजर से देखते हो, तुम्हें चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिशन आगे से वही बहाना मारता है कि मुझे ये जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन लैन को यकीन नहीं होता। वो उसे कहती है कि रनिंग का टाइम हो गया। जिशन उसे कहता है कि 5 मिनट नहीं हुए भाई, तो लैन उसे छोड़ के यहीं पे चले जाती है, कहते हुए कि दौड़ के घर आ जाना, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग जिशन को देखते हैं और ये अधमरी हालत में आया था। मैं इसको खाना खिलाते हुए दिखा, तो मैं इसे खाना खाते हुए देखना चाहता हूँ। ट्रेनिंग के बाद सीधा लोग नहाते हैं, गेम नहीं खेलते। लेकिन इसके बावजूद हम लोग यहाँ पे जिशन को गेम खेलते हुए देखते हैं। वो मन के अंदर यही सोचता है कि उसने जो यहाँ पे एकदम इज्जत रियलिटी के अंदर हारी है, गेम के अंदर दोबारा गेन करनी पड़ेगी। इसके बाद जिशन यहाँ पे गेम के अंदर लॉगिन करता है और गेम के अंदर आ जाता है। हम लोग जिशन को यहाँ पे एक केव के पास में देखते हैं और जिशन हम लोगों को बताता है कि उसके पास्ट लाइफ में एक शो हुआ करता था। तुम्हें पता होगा कि कुछ गेमर से कोई शो निकाल देते हैं जहाँ पे वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। ऐसा एक शो जिशन की लाइफ में हुआ करता था, इसका नाम सर्वर नंबर 1 था, यानी कि नंबर 1 गेमर, जहाँ पे प्लेयर्स को यहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ता था कि वो लोग कैसे जीतते हैं और कैसे गेम टिप्स देते हैं वगैरह वगैरह, और वो लोग कैसे इतनी जल्दी रिच हो जाते हैं। और उन्हीं इंटरव्यू में से एक बंदे का इंटरव्यू था जिसको यहाँ पे सॉर्ड गॉड कहा जाता था, जिसका नाम चन युआन था। उसने कहा था उसकी लक की शुरुआत एक ऐसी केव से हुई थी जहाँ पे 2 स्केलेटन एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। इसलिए जिशन यहाँ पे पता नहीं कितनी सारी गुफाएं खोद चुका है, अब जाके उसे ये गुफा मिली है। जिशन को यहाँ पे लगे हुए डैमेजेस को देख के पता चल जाता है कि यहाँ पे टॉप टायर एक्सपर्ट्स आपस में ही भिड़े थे और किसी को नहीं पता कि इस जगह की
लोर क्या थी। लोर का मतलब एक तरीके से कहानी, ज्यादातर गेम्स के लिए इस्तेमाल होता है। खैर वो दोनों बुड्ढे आपस में लड़ते गए और जब समय आया तो दोनों एक साथ मर गए, एज यू नो कहानी। इसके बाद जिशन को वो दोनों बुड्ढे मिल जाते हैं जिनमें से एक ने शॉर्ट घुसा रखी थी और एक ने पता नहीं क्या किया था, लेकिन मरे दोनों ही थे। जिशन बताता है कि इनमें से एक शॉर्ट कल्टीवेटर और दूसरा बुद्धिस्ट कल्टीवेटर है। युवान ने बताया था कि उसको एक मैनुअल मिला था शॉर्ट कल्टीवेटर के पास में, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था, तो उसने वो मैनुअल पीछे ही छोड़ दिया। जिशन को वो मैनुअल मिल जाता है और हमें पता चलता है कि इस मैनुअल का नाम शॉर्ट ब्लेड स्टॉर्म है। अब ये स्किल में काफी ज्यादा इस्तेमाल थी। शॉर्ट ब्लेड स्टॉर्म का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्मेशन बनेगी जो 50-50 के मीटर के अंदर रहेगी, यानी कि गोल घेरे के अंदर। अगर एनिमी को स्लैश लग जाता है तो फिर उसे यहाँ पे 5 सेकंड के लिए 500 का डैमेज लगातार लगते रहेगा, और अगर एनिमी मारा जाता है तो फिर स्किल रीसेट हो जाएगी, यानी कि दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर एनिमी फोर्सफुली वो शॉर्ट सर्कल के बाहर जाने की कोशिश करता है तो फिर उसको एक शॉर्ट ब्लेड मार्क मिल जाएगा 10 सेकंड के लिए। इससे उसकी स्पीड यहाँ पे 20% से नीचे गिर जाएगी और उसने जो आर्मर पहना होगा वो पूरी तरीके से सैटर यानी कि टूट जाएगा। यानी कि स्किल के अंदर कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं। जिसे हमें बताता है कि ये स्किल इतने ज्यादा अच्छी है कि उसकी पास्ट लाइफ में जो शॉर्ट गॉड हुआ करता था वो भी इसके लिए बहुत बड़ी बोली लगाया था। फिर इसके बाद जिशन स्किल को अपने पास रख लेता है और आगे से इन दोनों बुड्ढों को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि ये माल छोड़ जाने के लिए शुक्रिया। और ऐसे जिशन ने यहाँ पे इन लोगों को रिस्पेक्ट दी, इसलिए उन दोनों के स्केलेटन्स यहाँ पे ब्लास्ट कर जाते हैं और वहाँ से एक और मैनुअल नीचे गिरता है, वो भी गोल्डन कलर में। बाकी मैं होता तो मैनुअल लेके भाग जाता, बुड्ढों को इज्जत देना मेरा शौक नहीं है। जिशन इस स्किल को भी अपने हाथों में पकड़ लेता है तो फिर हमें पता चलता है कि ये परफॉर्म ग्रेड की स्प्लिट स्किल है। इसका नाम है रिबर्थ बुद्धा स्किल। ये स्किल बुद्धिस्ट सेक्ट की एक सीक्रेट टेक्निक है। हमें पता चलता है कि ये स्किल इस्तेमाल करने के बाद एक आसमान से एक बुद्धा नीचे आएंगे, बेसिकली वो सील ही होगी और वो एनिमी के ऊपर यहाँ पे 2000 का डैमेज देंगे अगर वो 100 मीटर के रेडियस के अंदर होगा। डैमेज 20% से बढ़ जाएगा अगर वो लोग यहाँ पे एविल स्पिरिट होंगे या फिर वो लोग घोस्ट कल्टीवेशन वाले होंगे। घोस्ट कल्टीवेशन वही लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पे या इनके हाथों से वो ड्रैगन का दिल चुराने की कोशिश की थी। कूल डाउन टाइम 30 मिनट का है और 1000 माना पॉइंट्स लगेंगे। कोई भी बंदा इसे सीख सकता है, चाहे वो बुद्धिस्ट सेक्ट से हो या फिर बुद्धिस्ट सेक्ट से ना भी हो। लेकिन बुद्धिस्ट सेक्ट से थोड़ी सी परेशानी आ सकती है क्योंकि ये उनकी सीक्रेट टेक्निक है। जिसे आगे से कहता है फ्री का माल मिल गया, काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन तभी उसके सर के अंदर दर्द होने लगता है क्योंकि कोई दरवाजा पीट रहा था। इसलिए वो जल्दी से कॉकपिट से उतरता है, चिल्लाता है कौन है वे, काहे दरवाजा पटक रहे हो। लैंड भी अपने कमरे से बाहर लैंड भी अपने किचन से बाहर निकलते हुए कहती है कौन दरवाजा पीट रहा है, भाई मेरे घर वाले तो नहीं है, पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ पे लौंडे के साथ रह रही हूँ। इसकी वजह से आगे से पीक होल में देखता है तो फिर बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन दरवाजा लगातार पीटे जा रहा था। इसे जिशन की फट जाती है, ये कहते हैं कहीं भूत तो नहीं आ गया। लैंड से कहती है बाहर कौन है भाई, लेकिन जिशन आगे से कहता है पता नहीं, और दरवाजा लगातार पीटे ही जा रहा था वो बंदा। जिशन की फट रही थी, ये कहते हैं कि भूत तो नहीं है क्योंकि रात के 12 बज रहे थे शायद। इसके बाद वो दरवाजा खोलता है तो फिर सामने कोई नहीं था, लेकिन तभी नीचे से आवाज आती है गधो नीचे देखो। इसके बाद जब ये लोग नीचे देखते हैं तो नीचे वही लड़की थी जिससे ये लोग सुबह मिले थे, वो छोटी वाली लड़की विद द एंटीबॉडी। मैं फिर से छोटी लड़की को जिशन का नाम बता था, वो उसे पूछती है कि तुम जिशन ही हो ना। जिशन उसे कहता है आपको क्या चाहिए मैडम। इस पे वो लड़की उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा घर चेक करना है, और इस लड़की का नाम टैंग टैंग है। जिशन उसे कहता है कि तुम्हें हमारा घर चेक करना है, तुम घर की मालकिन हो क्या। इस पे टैंग टैंग आगे से कहती है हाँ। लैंड भी आगे बढ़ती है और वो भी यहाँ पे टैंक के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी। ये कहते हैं कितनी प्यारी हो तुम, क्या तुम लैंड लॉर्ड हो, लेकिन इस उम्र में तो बनना नामुमकिन है। लेकिन टैंक टैंक सेम जेंडर में इंटरेस्टेड नहीं थी, वो उसे इग्नोर ही कर देती है। रादर देन वो जिशन के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड थी। टैंक टैंक जब घर को देखती है तो घर एकदम चमक रहा था। ऑफ कोर्स लैंड की वजह से जिशन तो साफ सफाई करने नहीं वाला था, और वो पीछे मुड़ के इन दोनों से कहती है कि उसने अपनी चेकिंग पूरी कर ली और लोगों ने घर को एकदम पूरा चमका के रखा, यानी कि वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन उसके कुछ सवाल हैं। ये लोग भी भाई घर खेलने में पूरी तरीके से इंटरेस्टेड थे। वो आगे से कहते हैं यस माय लॉर्ड, बताइए आपको क्या जानना है। और इस लड़की की बुद्धि कुछ ज्यादा ही तेज है। वो इन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों कपल हो तो फिर अलग अलग रूम में क्यों रहते हो। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख के कहते हैं कि ये पक्का बच्ची ही है ना। जिसके बाद लैंड आगे से कहती है कि हम दोनों कपल नहीं रूममेट्स हैं। इस पे टैंक टैंक यहाँ पे लैंड को घूरते हुए जिशन से कहती है कि तुम खुद को बचा के रखना, मुझे लड़कियों पे भरोसा नहीं है। लैंड को ये सब कुछ मजाक लग रहा था अभी के लिए, क्योंकि अभी इमोशनल डैमेज लगा नहीं था, कुछ टाइम बाद लगेगा। और वो टैंक टैंक से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्या मैं तुम्हें कोई बुरी इंसान दिखती हूँ क्या जो रात में कत्लेआम मचा देती है। इस पे टैंक जिशन के पीछे छुपते हुए कहती है कि जिशन कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। टैंक टैंक जिशन से कहती है कि तुम खुद को बचा रखो क्योंकि तुम कुछ ज्यादा हैंडसम हो और इसके जैसे लड़की तुम्हारा फायदा उठा सकती है। इसके बाद हम लोग लैंड को देखते हैं और इसे इमोशनल डैमेज कुछ ज्यादा ही हुआ था, और जिशन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने इस लड़की को हायर किया है ना मुझे यहाँ पे बेइज्जत करने के लिए, जो मैंने तुम्हें ट्रॉमा सुबह दिया था एक्सरसाइज करवा के। जिशन को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो आगे से पूछता है कि मैं सच में ज्यादा खूबसूरत हूँ क्या कि लड़कियां मरी जा रही हैं मेरे लिए। इस पे लैंड चिल्लाते हुए कहती है मुझे क्या पता, पहले बताओ कि ये लड़की पक्का लड़की ही है ना, गिवे तो नहीं है। मैं जितना इसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करूँ ये उतना मुझसे दूर भाग रही है। जिशन भी आगे से मजे लेते हुए कहता है किसने कहा था भाई इतना मीठा होने को, इसे पक्का लगा होगा कि तुम ओमनी वाली लड़की हो जो लड़कियों को किडनैप करती है। लेकिन उसी टाइम पे खाना जलने की बू आने लगती है तो लैंड जाके अपना खाना चेक करती है तो खाना रेडी हो चुका था, बस थोड़ा बहुत जल गया था। फिर टैंक की नजर खाने के ऊपर पड़ती है तो इसके मुंह के अंदर पानी आने लगता है। लैंड टैंक से कहती है अगर तुम्हें खाना है तो फिर तुम खा सकती हो, अगर तुम खा के नहीं आई हो। लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे एक चीज बतानी पड़ेगी कि इस हरामी ने तुम्हें भेजा है क्या या फिर तुम्हें खरीद लिया है सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। टैंक कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पे खुद से आई हूँ। इस पे लैंड अपना सर पकड़ लेती है और उसे कहती है हाँ बहन तुम खाना खाओ बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालांकि टैंक खाना नहीं खाती। वो आगे से कहती है कि उसकी आंटी ने मना किया है अजनबियों के घर पे खाने से, जाने से मना नहीं किया था क्या बहन, किसी के घर में घुस जाओ बस खाना ना खाना। हालांकि जिशन आगे बढ़ता है और जब वो टैंक से कहता है कि तुम यहाँ पे खाना खा लो, तुम्हारी आंटी पहले ही खा चुकी होंगी, खाने के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तो टैंक इजीली ही मान जाती है कहते हुए शुक्रिया बिग ब्रदर। इस पे लैंड आगे से चीखते हुए कहती है कि इसने इतनी कम उम्र में डिस्क्रिमिनेट सीख कैसे लिया। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है एक खास बंदे को दूसरे लोगों से ज्यादा अच्छे से ट्रीट करना, जैसे कि टैंक कर रही है। फिर इसके बाद लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वहीं पे जिशन अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे सेक्टर पे गए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, उसे सेक्टर में 1-2 राउंड मार लेने चाहिए इससे पहले कि मास्टर बाहर आके उसकी गुत्ती तोड़ दें। इसके बाद लोग खाना पीने के लिए बैठ जाते हैं। वहीं पे लैंड जानबूझ के टैंक को सब्जियां खिला रही थी। वहीं पे जिशन अपना फोन चेक करता है तो फिर उसके पास जियांग लुयो नाम की एक लड़की का मैसेज आया हुआ था। मुझे इस लड़की के बारे में भी पता नहीं है, ऑफ कोर्स 2 में से एक होगी, वो एक मेज वाली और दूसरी गुलाबी बाल वाली, अगर तुम्हें याद हो। जियांग यहाँ पे जिशन को इनवाइट कर रही थी क्रॉप सीकिंग वैल्यू को क्लियर करने के लिए जो कि हेल्थ डिफिकल्टी पे है, और जिशन ने यहाँ पे सिर्फ हेल्थ डिफिकल्टी को क्लियर किया है तो वो जिशन की मदद चाह रही थी। ऑफ कोर्स जिशन को पैसे मिलेंगे तो जिशन उसे कह देता है कि वो जैसे ही ऑनलाइन आएगा तो उसे कांटेक्ट कर लेगा। इसके बाद जिशन टैंक से पूछता है कि तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है या फिर तुम इसी बिल्डिंग के अंदर रहती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें आज से पहले
देखा नहीं, स्पाई तो नहीं हो ना FBI की। इस पे टैंक टैंक आगे से बताती है कि वो और उसकी आंटी आज इस बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट हुई हैं। साथ ही में वो अपनी आंटी के बारे में बताती हुए कहती है कि वो एकदम 10 on 10 बैठी हैं और साथ ही में गाती भी अच्छा है। इस पे जिशन आंटी को याद करते हुए कहता है कि इसको मैंने पहले भी देखा है और मुझे बार बार ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं इसको पहले से ही जानता हूँ। और तब जाके जिशन को यहाँ पे याद आ जाता है कि इसकी आंटी कौन है। ये दोनों आगे से उसकी तरफ देख के कहती है, कौन है भाई, इतना हैरानी से क्यों चीख रहे हो। अब उसी टाइम पे दरवाजे के ऊपर दोबारा खटखट होती है और बाहर टैंक टैंक की आंटी ही थी। तो जिशन को जैसे ही पता चलता है कि बाहर 10 on 10 बैठी है तो वो आगे से शर्माने लगता है। फिर इसके बाद आंटी दरवाजा खोलती है और जिशन से कहती है कि मैं अपने भतीजे को लेने के लिए आई हूँ। जिशन आंटी को देखते ही रह जाता है और उसके देखने से हमें पता चलता है कि यहाँ पे आंटी का नाम किन सॉवी है। टैंक टैंक भी भागते हुए सॉवी के पास आ जाती है और उसके चेहरे को साफ करते हुए कहती है कि मैंने कहा ना कि दूसरों के घरों पे खाना ना खाया करो। इसके बाद जिशन हम लोगों को यहाँ पे सॉवी के बारे में बताता है कि वो एक फ्यूचर ओटाको गॉडेस बनने वाली है जिसको वो अपनी आंखों के सामने देख रहा है। जिशन हम लोगों को बताता है कि अभी के लिए भले यहाँ पे सॉवी अननोन है और इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन जैसे ही गेम रियलिटी के साथ मर्ज होगा तो फिर उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उसका कंपैरिजन यहाँ पे टॉप सेलिब्रिटीज के साथ किया जाएगा, क्योंकि उसके लिखे हुए ट्रेडिशनल स्टाइल सॉन्ग्स बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे, एकदम ह्यूज हिट। तो चलिए जिशन अपना हाथ आगे बढ़ाता है मिलाने के लिए, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हारे गाने पहले भी सुने हैं और मुझे तुम्हारे गाने बहुत ज्यादा अच्छे हैं। फिर जिशन ने एक सॉन्ग का नाम लिया था तो सॉवी उससे पूछती है कि तुम्हें इस गाने के बारे में पता कैसे चला। फिर लैन के आगे से हैरान होकर सोचती है कि ये भड़वा तो हमेशा गेम खेलता है, इसे मैंने कभी गाना सुनते हुए भी नहीं देखा, इसे गाना के बारे में कैसे पता चला। हम लोग जिशन को देखते हैं जो कि उस गाने के लिरिक्स आगे से दोहराने लगता है, ब्ला 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 ब्ला। फिर जब जिशन एक मुखड़े को खत्म कर देता है तो सॉवी उस मुखड़े को आगे बढ़ती है, सॉरी गाती है, वो भी एकदम मीठी और सुरीली आवाज में। लैन आगे से ताली बजाते हुए कहती है कि तुम्हारी सिंगिंग एकदम टॉप क्वालिटी की है। हालांकि सॉवी उन लोगों से कहती है कि भले ही वो यहाँ पे अच्छा गाती हो लेकिन इसके बावजूद कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है और शायद कोई भी उसके गाने को जानता भी ना हो, इसलिए वो इसी बारे में सोच रही है कि उसे सिंगिंग कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर गिव अप कर देना चाहिए। जिशन को काफी अच्छे से पता था अगर ये गिव अप कर देगी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और ऑफ कोर्स वो यहाँ पे सॉवी की सिंगिंग को पसंद भी करता था, इसलिए वो कहता है कि तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम फ्यूचर में और भी ज्यादा अच्छे गाने लिखोगे और सभी लोग तुम्हें पसंद करेंगे, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे हमेशा आगे बढ़ते रहो। इससे सॉवी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो यहाँ पे जिशन को शुक्रिया कहती है उसे मोटिवेट करने के लिए और वो कहती है कि वो गाना चालू रखेगी। लैन भी सॉवी से यही कहती है कि उसे ये तो नहीं पता है कि गाना क्या चीज होती है, लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोलती, उसकी सिंगिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद वो अपने नाम के बारे में बताती है और सॉवी से कहती है कि अब से हम दोनों दोस्त हैं। इस पे सॉवी भी इस चीज के लिए मान जाती है और आगे से कहती है कि हाँ मैं भी दोस्त हूँ। इससे से टैंक भी अपना हाथ खड़ा करती है, वो आगे से कहती है कि मैं भी हूँ भाई, भूल गए क्या मेरे बारे में। इसके बाद वो अपने नाम के बारे में बताती है कि उसका नाम यहाँ पे न्यू नी टैंग है। न्यू का मतलब ऑक्स या फिर काउ और नई टैंग का मतलब साउंड या फिर कैंडी, जो कि सुनने में क्यूट लगता है चाइना के हिसाब से। लैन आगे बढ़ती है और वो टैंक टैंक से पूछती है कि तू ये काफी ज्यादा अच्छा नाम है, तुम्हें ये नाम किसने दिया। टैंक टैंक आगे से बताती है कि ये नाम उसे उसकी मॉम ने दिया है। लैन उसे पूछती है कि तुम्हारी मॉम काफी ज्यादा अच्छी है नाम रखने के मामले में, क्या वो भी तुम्हारे साथ आई है। तो टैंक आगे से बताती है कि वो चल बसी है, वो उनके साथ यहाँ पे नहीं आ पाई। तो लैन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, वो आगे से माफी मांगती है कि उसे ये नहीं पता था। जिसे यहाँ पे टैंक टैंक को इंकरेज करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि मेरे तो माँ बाप दोनों ही चल बसे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं खुश हूँ और तुम भी काफी ज्यादा लकी हो, कम से कम मेरे मुकाबले में तुम्हारे पास एक आंटी तो है जो तुम्हारा ख्याल रख रही है। तो फिर टैंक जिशन को गले लगा लेती है, ये कहते हैं कि अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी फ्यूचर में। इस पे जिशन आगे से कहता है ठीक है अब से हम दोनों अच्छे दोस्त हुए। लैन यहाँ पे इन दोनों को इनवाइट करती है, यानी कि सॉवी और टैंक टैंक को। ये कहते हैं कि अब आ ही चुकी हो तो खाना भी खा लो। जिशन लोगों से कहता है कि तुम लोग जाओ जाके खाओ, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ गेम खेलने के लिए। जिसके बाद अगला सीन सीधा गेम का ही होता है, जब हम लोग जिशन को देखते हैं जो कि यहाँ पे क्रॉप सीकिंग वैली के अंदर आया था, दी सीक्रेट रियलम। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये सीक्रेट रियलम थी इसलिए यहाँ पे और भी कई सारे प्लेयर्स आए हुए थे। यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे जिशन को देखते हैं तो जिशन काफी ज्यादा फेमस था, इसलिए वो सभी यहाँ पे जिशन को अपने गिल्ड के अंदर ज्वाइन करवाना चाहते थे। ये कहते हैं कि मेरी जिम के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें वाइस लीडर बना दूंगा, मैं तुम्हें लीडर बना दूंगा यार, मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, बस तुम अंदर तो आ जाओ। हालांकि जिशन इन लोगों को पोलाइटली मना कर देता है। ये कहते हैं कि वो भी किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहता है और वो मन के अंदर सोचता है कि अभी के लिए अगर मैं इस मुसीबत को टाल सकूं तो ही बेहतर है, इन्हें नाराज करने का कोई भी फायदा नहीं है। इस लाइफ में एकदम लो की रहो, पैसा कमाओ और हमेशा डेवलप करो, वो भी कोच्चे में। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एक गिल्ड आ जाती है जो कि जिशन से कहती है कि अब समय आ चुका है कि हम लोग अपना पुराना हिसाब किताब बराबर कर ले। अगर तुम्हें इस गिल्ड के बारे में याद नहीं है तो फिर जिशन ने एक मिशन किया था जहाँ पे वो कुछ लड़कियों की मदद कर रहा था, जो ऑफ कोर्स जिशन के साथ अभी भी जुड़ी हुई है और उनकी मदद करने के चक्कर में जिशन ने इन लोगों को उंगली कर दी थी। इसके बाद हम उन लड़कियों को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे हमारे चक्कर में लड़ाई धड़ाई करने वाला है। अब मैं तुम्हें इस गुलाबी वाले लड़के का नाम बता दूं तो शायद से ये जियांग होगी जिसने जिशन को मैसेज किया था और ये इनके गिल्ड लीडर है। इनके रिलेशन के बारे में बताऊं तो ये वाली बॉस है और गुलाबी बाल वाली इसकी मैनेजर। अभी के लिए इन्हें मैनेजर और गिल्ड लीडर ही बुलाते हैं, विच इज गुड फॉर देम, नाम याद रखने में झंझट नहीं होगा। गिल्ड लीडर आगे बढ़ के यहाँ पे जिशन की मदद करना चाहते थे, लेकिन दूसरे सेक्टर वाला जो कि यहाँ पे यान के साथ भिड़ना चाहता है वो यहाँ पे गिल्ड लीडर को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये कहता है कि वो जिशन के साथ अकेले भिड़ेंगे, तुम्हें बीच में उंगली करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गिल्ड लीडर उस बंदे को साइड में करते हुए कहते हैं कि रास्ते से हट जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, हमारी तुमसे फटती है क्या, तुम्हें ये लगता है। इसके बाद वो अपना डंडा उठाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें फाइट करनी है तो फिर आ जाओ। बेसिकली ये मेज टाइप की कल्टीवेटर है, इसको वैंग कहते हैं ना डंडे को। हाँ यही कहते होंगे, फक ऑफ, क्या लेना देना मेरा। अब इसके बाद ब्लड लस्ट का जो सेक्टर लीडर था वो जिशन से कहता है कि तुम्हारे पास कुछ तो साला ऐसा होगा, इस वजह से यहाँ पे पूरा मून साइड गिल्ड तुम्हें बैकअप दे रहा है। इसके बाद वो जिशन को उंगली करते हुए कहता है कि तुमने इनके कितने तलवे चाटे हैं जो ये तुम्हारे लिए इतना सब कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग ब्लड लस्ट गिल्ड लीडर की बातों को देखते हैं जो कि यहाँ पे जिशन के ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि कैनियन वुड हर्ब वैली के अंदर जो कुछ भी हुआ था, जहाँ पे इसने जिशन ने इनके सेक्टर के सभी लोगों को मार दिया था, तो ये उसकी यहाँ पे एकदम बगावत और एक्सप्लेनेशन देना चाहते थे। जिशन आगे से कहता है क्या है वे, सही से बताओ ना, ये क्या एक्सप्लेनेशन, ये मेरा काम है। इस पे ब्लड लस्ट गिल्ड लीडर यहाँ पे जिशन से कहता है कि तुमने मेरे कई सारे सबऑर्डिनेट को मारा और साथ ही में तुमने हमारे बॉस के फर्स्ट किल को भी चुरा लिया, इसलिए थोड़ा बहुत कंपनसेशन मांगने में कोई भी बुराई नहीं है, हर जाना तुम्हें भरना पड़ेगा। जिशन आगे से हंसते हुए कहता है हर जाना रीजनेबल तो है, हाँ बताओ तुम्हें हर जाने में क्या क्या चाहिए। इस पे आगे से मुस्कुराते हुए कहता है कि ज्यादा थोड़ी ना मांगूंगा, बस 10,000 स्पिरिट स्टोन, 3 इक्विपमेंट पीस, और मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बढ़िया पेट भी है, वो भी मुझे चाहिए, जिससे हम लोग इक्वल हो जाएंगे। जिशन आगे से कहता है कि ब्याज नहीं लगा यार तुमने, यार काफी ज्यादा दिलवान हो तुम। और जिशन आगे से कहता है कि बस इतना ही। गिल्ड लीडर को ऐसा लग रहा था कि मछली ने चारा पकड़ लिया है और वो जिशन को यहाँ पे एकदम फुद्दू समझ रहा था। इसके बाद वो होता नहीं कि चीनी में लपेट के धमकी देना, इसलिए जिशन से कहता है मुझे पता है कि मून साइड गिल्ड तुम्हारी मदद कर रहा है, लेकिन मेरे गिल्ड के अंदर कई सारे मेंबर्स उनसे ज्यादा स्ट्रांग हैं। तुम्हें सच में लगता है कि वो लोग तुम्हारे खातिर मेरे गिल्ड के साथ फाइट करेंगे, और अगर वो करते भी हैं क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग जीतेंगे भी। इसके बाद जिशन से कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ
हूँ कि तुम कंपनसेशन पे करो और गिल्ड को छोड़ दो, और साथ से हम तुम्हें यहाँ पे इनवाइट भी कर ले। लेकिन उसी पल यहाँ पे लीडर को कुछ महसूस होता है और अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि जिन आगे से थ्रोट स्लाइस यानी कि गला काटो टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक झटके के अंदर ही 3500 का डैमेज देके लीडर को मार गिराता है। वहाँ पे जितने भी मेंबर थे उन सभी की फटके चार हो जाती है। वो आगे से कहते हैं कि लीडर अचानक से गायब कहाँ हो गया भाई, इसकी बॉडी गायब क्यों हो गई। इस पे जिशन उन लोगों से कहता है कि देखो भाई, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई बवाल हो, इसलिए मैंने तुम्हारे यहाँ पे लीडर को गहरी नींद में सुला दिया ताकि वो कुछ ज्यादा ना मांगे। वहाँ पे सभी आगे से हैरान ही हो जाते हैं कि अभी यहाँ पे क्या हुआ भाई, लीडर कहाँ गया। इसके बाद हम लोग लीडर को रियल लाइफ में देखते हैं, आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि इसका क्या मतलब है भाई, और इस गेम का एक रूल है, एक रूल है, अगर तुम मारे जाते हो तो फिर तुम लॉग आउट हो जाओगे फोर्सफुली, देन यू हैव टू रिवाइव योर कैरेक्टर और ग्राइंड अगेन, यानी कि दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी लेवल 1 से लेवल 2 इस तरीके से। इसलिए कोई भी यहाँ पे मरना नहीं चाहता, इसलिए इस बंदे का पारा एकदम हाई हो चुका था। आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि साले अब तो मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला। जिसके बाद वो अपने सभी मेंबर से कहता है कि वो एक रेड नेम बंदा है, उसे मार गिरा और उसके सारे इक्विपमेंट्स को लूट लो। और ऑफ कोर्स ये सभी सर्वर से जुड़े हुए हैं तो लीडर की बात सुन सकते हैं, भले वो गेम के अंदर हो या ना हो। और जैसा कि ब्लड लस्ट ग्लेडिएटर ने कहा था कि जिशन को मार गिरा और उसके सारे इक्विपमेंट छीन लो, तो ये सभी मेंबर्स कहना मानते हुए जिशन के ऊपर हमला कर देते हैं। लोग मून शैडो ग्लेडिएटर को देखते हैं जो कि अपने लोगों से कहते हैं कि इनकी मदद करो, भले चाहे जो कुछ भी हो जाए। इस पे सभी मेज वाले अपनी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कुछ मेंबर्स को मार गिराते हैं, बेसिकली होल्ड बैक करते हैं। एंड यस दे आर कंट्रीब्यूटिंग। इधर हम लोग जिशन को देखते हैं जो कि आगे से इल्यूजनरी शैडो स्टेप का इस्तेमाल करता है और वो गिल्ड के बीच में जाता है। इसके बाद आगे से अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे कत्लेआम मचाना ही चाहते हो तो फिर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा से यहाँ पे कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरी फटती है इन सभी चीजों से। इसके बाद वो आगे से रेन मून स्लैश का इस्तेमाल करते हुए एक तगड़ा स्लैश मारता है, बेसिकली ये आसमान से गिर रहा था। गिल्ड मेंबर्स जैसे इस चीज को देखते हैं तो उनकी फटती है, वो तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इससे कोई बच नहीं सकता, जैसे कि बारिश की बूंदों से कोई बच नहीं सकता। इन लोगों को भाई इनके लेवल के हिसाब से डैमेज लगता है, जैसे कि एक को 2000, एक को 1800, एक को 1500, और ये सभी एक झटके के अंदर ही मारे जाते हैं, यानी कि पूरी की पूरी गिल्ड ही सफा चट। और यहाँ पे इक्विपमेंट्स की एकदम बरसात सी हो जाती है, जो गुलाबी गुलाबी पीला पीला देख रहे हो ये इक्विपमेंट ही है। वहाँ पे जमीन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पे लिन को कूल बनाने के लिए ये चीजें दिखाई जाती हैं, ये भाई और आप आर्मी में काम आता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो बाकी प्लेयर्स थे वो इस तरीके से इक्विपमेंट में जमीन पे पड़ा हुआ देख के कहते हैं कि अगर हम इसे ले लें तो फिर कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ये माल हमारा तो ही हुआ। तो फिजिशियन लोगों को पलट के देखता है एकदम घूरते हुए कि सालो वो मेरा माल है। इस पे सभी की फट जाती है, तुरंत यहाँ से भागते हुए कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे, और यही सोचते हैं कि वो यहाँ पे पंगा बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, नहीं तो उनके भी इक्विपमेंट यहीं पे ही शामिल हो जाएंगे। इसके बाद मून पैलेस के गिल्ड लीडर आगे बढ़ती है और वो जिशन से कहती है कि जो बच्चे कुछ ब्लड लस्ट गिल्ड के मेंबर्स थे उनको उन लोगों ने मार दिया है। तो जिशन पीछे मुड़ के उसे कहता है कि हम लोग इक्विपमेंट को आधा आधा बांट लेते हैं। और ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे मून पैलेस ना होता तो फिजिशियन अकेले यहाँ पे सभी मेंबर्स को ना मार पाता, कुछ तो बच ही जाते, इसलिए वो यहाँ पे रिवॉर्ड को आधा आधा बांट रहा है। फिजिशियन इन लोगों से कहता है कि रिवॉर्ड को बांटने के बाद तुम लोगों को मेरे साथ कहीं पे चलना पड़ेगा। तो गिल्ड लीडर आगे से पूछती है कि हम लोग यहाँ पे क्रॉप सेकिंग वैली नहीं जाने वाले थे, उसे क्लियर करने के लिए। जिशन उसे कहता है ऑफ कोर्स हम लोग वहाँ पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को इस बेफुल ऑरा से निपटना पड़ेगा। बेफुल ऑरा यानी कि इविल ऑरा एक तरीके से। दरअसल ब्लड लस्ट के जो गिल्ड लीडर थे उन्होंने इन लोगों के ऊपर जो रेड नाम डाला था वो एक तरीके से मार्क की तरह होता है, जो गिल्ड लीडर्स के लिए यहाँ पे तो एकदम ट्रैकर की तरह होता है, जो कि पता बताता है। लेकिन उन प्लेयर्स के ऊपर जिनके ऊपर ये रेड नेम लगा होता है, अगर वो सीक्रेट इलाम के तरह इनके साथ जाएंगे तो इनके ऊपर ज्यादा खतरा रहेगा और एनिमी ने बहुत जल्दी ही ढूंढ लेगा, यानी कि जो मॉन्स्टर्स होंगे। और अगर ये लोग इस नियम के साथ यानी कि रेड नेम के साथ हारे जाते हैं तो उनकी सारी कल्टीवेशन और इक्विपमेंट चले जाएंगे। और ऊपर से ब्लड लस्ट गिल्ड लीडर का भी तो खतरा है, वो भी इनके पीछे आ सकता है। बाय द वे अगर ये गेम होता तो सच में बहुत बढ़िया होता, मतलब तुम इसका पूरा सिस्टम समझो, तुम कुछ भी कर सकते हो, हर एक डंजन के लिए अलग कहानी है, कुछ अच्छी होंगी तो कुछ ज्यादा ही दुखद नहीं होंगी। ऑफ कोर्स ऐसे गेम बन सकते हैं, डेवलपर्स की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट कमाना होता है ना कंपनीज को, तो वो गेम ऐसे ही बनाती है कि बेचारे गरीब लोग भी खेल ले सस्ते मध्य जीपीयू के साथ में। हम लोग स्टोरी के ऊपर आते हैं, ऑफ टॉपिक पहुंच जाते हैं हम लोग। गिल्ड लीडर जिशन से पूछती है कि हम लोग इस नाम से कैसे छुटकारा पाएंगे, तो जिशन उन लोगों को अपने साथ एक लेक के पास लेके जाता है और उन लोगों से कहता है कि हम लोगों को यहाँ पे आना था। वो लोग जिशन से पूछते हैं कि तुम हमें यहाँ पे क्यों लेके आए हो, तो जिशन उन लोगों को बताती है कि ये लेक उन लोगों के ऊपर लगे हुए रेड नेम और साथ ही में बेफुल ऑरा को यहाँ पे हटा देगी। इस पे सभी लड़के एक दूसरे की तरफ शर्माते हुए दिखने लगते हैं और लोग जिशन के मन के अंदर एकदम भयानक थॉट्स को देखते हैं। ये हरामी साला लड़कियों को इमेजिन कर रहा था नहाते हुए देख के, ये सोचते हुए कि इनके साथ नहाने का मौका मिलेगा, बड़ा हरामी है यार ये। गिल्ड लीडर जिशन से कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि हमें इस लेक के अंदर नहाना पड़ेगा, लेकिन हमने आज तक कभी भी ऐसे मेथड के बारे में नहीं सुना है कि इससे हम लोग रेड नेम से छुटकारा पा सकते हैं। जिशन आगे से कहता है ऑफ कोर्स पानी से ये कुछ भी नहीं जाएगा, इस वाटर लेक के नीचे एक बहुत बड़ा डीमन स्लेइंग स्टोन है, लेक का पूरा पानी यहाँ पे उस डीमन स्लेइंग स्टोन के साथ मिल चुका है। इसका इस्तेमाल यहाँ पे इविल स्पिरिट और यहाँ तक कि रेड नेम्स को एलिमिनेट करने के लिए किया जाता है। जिस पे जिशन लोगों को बताता है कि इन्हें सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे, लेकिन ये लोग अंडरवियर छोड़ सकते हैं क्योंकि वो सिस्टम फोर्स करता है पहनने के लिए। 18+ भी नहीं करना है भाई, मानवा को 16 ही काफी है। इस पे सभी लड़की आगे से हैरान हो जाती हैं कि ये कैसी चीज है। जिशन लोगों से कहता है कि पहले मैं जाता हूँ कि तुम लोग देख लो कि ये सच में यहाँ पे रेड नेम्स को हटा सकता है, जिसके बाद तुम आना। इसके बाद एक अच्छा पहनता है और तुरंत पानी के अंदर छलांग लगा देता है। इसके बाद जिशन एक डुब्बी लगाता है और सीधा पानी के अंदर से एकदम जलपरी की तरह बाहर निकलता है और ये लड़की इस पे फिदा हो जाती है, आई डोंट नो व्हाई। और जिशन लोगों से कहता है कि देखा रेड मार्क हट गया ना, मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोल रहा था। गिल्ड लीडर जिशन से पूछती है कि इसमें कितना ज्यादा टाइम लगेगा, हमें कब तक पानी के अंदर रहना पड़ेगा। तो जिशन आगे से बताता है लमसम 4 से 5 घंटे। इस पे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्हें इतना ज्यादा लंबा टाइम गेम के अंदर रहना पड़ेगा। कुछ लोगों की डेट अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ में और कुछ लोगों को क्लास पे जाना था। एक नर्स थी तो एक पेशेंट थी, एक किंडरगार्टन की क्लास टीचर थी। ऑफ कोर्स ये सभी 25 से नीचे ही थी, फिर भी गेम खेल नहीं क्योंकि गेम इज कॉमन थिंग। गिल्ड लीडर भी इस चीज के लिए मान जाती है, जिसके बाद सभी उतारती हैं वो जो मैं कहना नहीं चाहता और पानी के अंदर कूद जाती हैं। गिल्ड लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन लड़कियां हैं और मानवा है। इसके बाद सभी पानी में कूद जाती है और जिशन को एकदम लहूलुहान कर देती हैं हवस के चलते। कुछ लड़कियां जिशन को छू रही थी, जिशन आगे से शर्मा जाता है एकदम लड़कियों की तरह, ये साला अपनी छाती और उन्हें छुपा रहा है, साले कुछ है भी नहीं वहाँ पे। फिर इसके बाद गिल्ड लीडर भी नीचे आती हैं और जिशन उन्हें देख के हैरान हो जाता है क्योंकि आज तक इसने कभी भी यहाँ पे इतना अच्छा फिगर नहीं देखा था। ऐसा लगता है कि भाई भूल चुका है कि वो किसी के साथ घर में भी रहता है। फिर इसके बाद गिल्ड लीडर यहाँ पे जिशन से चिपक जाती है, जिसपे जिशन की फटती है। तो गिल्ड लीडर उसे कहती है कि अरमान आ जाओ, नहीं आंसुओं में बह जाएंगे। वो जिशन को बताती है कि मुझे खबर मिली है कि कोई तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तुम्हारी रियल लाइफ की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, जैसे कि तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन वगैरह वगैरह, इसलिए तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। जिशन उससे पूछता है कि तुम्हें पता है कि
कौन हो सकते हैं वो लोग। इस पे गिल्ड लीडर आगे से बताते हैं कि उनके पास उनके खुद के कनेक्शन है, इसलिए वो उनके बारे में पता लगाने में असमर्थ है। स्पेजिशन यहाँ पे गिल्ड लीडर को शुक्रिया कहता है इतनी खतरनाक जानकारी देने के लिए, और इन लोगों से कहता है कि तुम लोग मौज काटो, मैं चला यहाँ से। जिसके बाद वो तैरते तैरते अलग इलाके में आ जाता है। स्पेजिशन हम लोगों को बताता है कि गेम के अंदर उसे किसी से भी डरने की चिंता नहीं है, क्योंकि उसके पास यहाँ पे उसकी मास्टर है सपोर्ट करने के लिए। लेकिन रियलिटी यानी कि रियल वर्ल्ड के अंदर वो बस एक छोटा सा मोटा सा कीड़ा है, बेसिकली आम आदमी। इसको कोई भी बड़ा कुचल सकता है, बस थार हो और नीता का सपोर्ट हो। जिसे हम लोगों को बताता है अगर कोई सच में उसे यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश कर रहा हो और अगर उसके पास अच्छे कनेक्शन हो तो फिर उसका जिंदा बचना एकदम बहुत ही बड़ी बात मानी जाएगी, यानी कि बहुत ही ज्यादा लकी। इसे हम लोगों को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है कि एक कैजुअल प्लेयर जिसका नाम यहाँ पे पता नहीं क्या था, सॉरी मिंग था, उसे यहाँ पे एक हाई ग्रेड का मैजिकल ट्रेजर मिल चुका था और उस वेपन के चलते उसकी जो स्ट्रेंथ थी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी थी और उसने हर चीज के सामने अपना शो ऑफ किया। और रिजल्ट के तौर पे कुछ स्टूडियोज ने उसके ऊपर हमला किया, यानी कि रियलिटी के अंदर उसे धर दबोचा और उसका जो भी डेटा था यानी कि पूरी आईडी वाईडी सब कुछ निकाल लिया गया, ट्रेजर भी ले लिया गया और उसे आखिर में एकदम गहराई में मार दिया गया, यानी कि खबर तक नहीं है कि वो बंदा मरा कैसे। इसलिए जेसन को काफी अच्छे से सोच समझ के यहाँ पे फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे मैटर के अंदर फंस नहीं सकता है, क्योंकि भाई मरना कोई नहीं चाहता, वो भी एक दो कोड़ी के गेम के चलते। इसके बाद जेसन लोगों को बताता है कि वो यहाँ पे इस मामले से कैसे निपटेगा। जेसन लोगों को बताता है कि उसे यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे मामलों को काफी इजीली हैंडल कर सकता है। और जियांग लुयू की मदद से, यानी कि गिल्ड लीडर का नाम जियांग लुयू है, उसकी मदद से उसे पता चल चुका है कि कोई उसे टारगेट कर रहा है। तो जेसन लोगों को बताता है कि वो यहाँ पे सबसे पहले उन पैसों का इस्तेमाल करेगा जो उसने यहाँ पे गेम से इकट्ठा किए हैं, और उन पैसों से वो यहाँ पे रियल वर्ल्ड के अंदर एक नया घर खरीद लेगा, साथ ही में एक कार भी खरीदेगा और पार्किंग लॉट भी। इसे कम्युनिटी एक कवर की तरह काम करेगी, यानी इन सभी चीजों के लिए पेपर्स लगेंगे। और जेसन उस नए घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा भी लगा देगा, जिससे जो भी लोग यहाँ पे उसे टारगेट कर रहे हैं उन सभी लोगों को नए घर के बारे में ही पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पे नए पेपर्स लगे हुए हैं। न्यू रजिस्ट्री न्यू डेट इजी टू फाइंड, इसलिए जो भी लोग यहाँ पे उसे टारगेट करेंगे उन्हें सिर्फ नए घर के बारे में ही पता चलेगा। उन लोगों को उस घर के बारे में पता नहीं चलेगा जहाँ पे जेसन इतनी समय रह रहा है, यानी कि जहाँ पे लैन और जेसन अभी रह रहे हैं। भाई तुम्हें अच्छा आइडिया है, बस वो दूसरा वाला घर भी तुम्हारे नाम पे ना हो, नहीं तो इतनी मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं है लल्ला। इसके बाद जेसन सॉर्ट सेक्टर पे दोबारा आ जाता है, यही सोचते हुए कि मास्टर अपने सर्कुलेशन से बाहर आ चुकी होंगी, समय आ चुका है दोबारा मक्खनबाजी करने का। हालांकि जेसन जैसे ही कमरे के अंदर घुसता है तो फिर उसे कमाल का सेक्सी सीन देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स फेवरेबिलिटी बढ़ चुकी है, इसलिए उसे यहाँ पे ये सेक्सी सीन देखने का मौका मिल रहा है, नहीं तो ये चीज कभी भी ना हो पाती। फिर मास्टर जेसन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए भाई, या फिर ऐसे ही चले आए सिर्फ मास्टर को देखने के लिए। फिर इसके बाद जेसन यहाँ पे मास्टर्स को कुछ तो कहानी बताता है जिसके अंदर गप्पा गप चल रहा था बिल्ली और सांपों के बीच में। आई डोंट नो फकिंग किन कहानी के पीछे लोर क्या है, और ये बड़का खुद भी शर्मा रहा पता नहीं क्यों। हालांकि मास्टर को मजा आ जाता है, मुझे नहीं पता, कोई मुझे ऐसी बात कर दे मैं उसका मुंह भाई गटर में घुसेड़ दूंगा झटके में, वो भी। इसके बाद ये बड़वा काम भी बात करता है, ये बताता है कि यहाँ पे एक फार्मेसी शॉप खोलना चाहता है, यानी कि मेडिकल स्टोर, बट लोगों के पास सप्लाईज की कमी पड़ रही है, इसलिए जेसन यहाँ पे अपनी शॉप को सेक्ट के साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, और जो भी प्रॉफिट होगा उसे वो लोग आधा आधा बांट लेंगे। मास्टर यहाँ पे जेसन से कहती है कि तुम एक शॉप को क्यों खोलना चाहते हो भाई सिटी के अंदर, क्या तुम्हें जो मैं पैसा और सप्लाई वप्लाई देती हूँ वो कम है क्या? जेसन आगे से कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे एकदम संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं थोड़े बहुत और स्पिरिट स्टोन कमाना चाहता हूँ जब मेरे पास करने को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद बड़ा आगे से दोबारा मक्खनबाजी शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि बचे हुए पैसों से मैं आपके लिए ज्वेलरी लाऊंगा, कपड़े लाऊंगा, सुंदर सुंदर कपड़े लेके आऊंगा, मेकअप का सामान और भी सब कुछ, और मैं ये सब कुछ आपको दे दूंगा, और जो पैसे बचेंगे वो भी मैं आपको दे दूंगा। मास्टर आगे से कहती है कि मैं ये सब कुछ कैसे ले सकती हूँ, लेकिन जिसे नहीं मान रहा था ये आगे से चीखते हुए कहता है जो मेरा है वो आपका है। कोई रिश्तेदार ऐसा कहे तो उसे कह दो कि जो मेरा है वो मेरा है, जो आपका है वो भी मेरा है। इसके लिए मास्टर इस चीज के लिए मान जाती है और वो जिसे से कहती है कि मैं जाके यहाँ पे कुछ अंकल से बात करूंगी तो तुम्हारे लिए बाकी सारी अरेंजमेंट्स करा देंगे, जिससे तुम शॉप को आसानी के साथ खोल पाओगे। इस पे जिसन को ज्यादा ही प्राउड फील करता है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा सपोर्टर है, जितना बड़ा पेड़ होगा उतनी बड़ी छाया मिलेगी तुम्हें। लेकिन ये भी एकदम घुटने पे बैठा हुआ तक लगाए देख रहा था, तो मास्टर से पूछती है कि अब क्या हुआ भी। इस पे और ज्यादा मक्खनबाजी कर रहा था, ये कहते हैं कि मैंने आपको कई दिनों से देखा नहीं है, थोड़ा सा देख सकता हूँ क्या कि आपने अच्छे से खाना खाया, क्या आप अच्छे से रह रही हैं। इस पे मास्टर आगे से बताती है कि उनके दिन कुछ ठीक ठाक नहीं जा रहे हैं आजकल। जिसन आगे से कहता है कि किसने परेशान किया आपको, साले के गुर्दे निकाल दूंगा मैं। इस पे मास्टर यहाँ पे जेसन को बताते हैं कि वो काफी टाइम से यहाँ पे पीक ऑफ द असेसन रियलम के अंदर फंसी हुई हैं, और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है ब्रेक थ्रू के, इसलिए वो यहाँ पे हमेशा बैठी रहती है, ना उनसे कोई बात करने के लिए यहाँ पे आता है तो वो काफी ज्यादा बोर हो जाती है। इसलिए वो सोच रहे हैं कि उन्हें दोबारा सर्कुलेशन के अंदर चले जाना चाहिए। फिर जेसन अपने मन के अंदर सोचता है अगर ये दोबारा सर्कुलेशन के अंदर गए तो पक्का इस बार ये सालों के लिए चली जाएंगी। अगर ये सर्कुलेशन के अंदर जाती है तो फिर मेरे पास कोई भी नहीं रहेगा मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो अगर मेरा किसी बड़ी चीज से पाला पड़ जाता है तो फिर कौन मदद करेगा मेरी। इसलिए जेसन यहाँ पे मास्टर से कहता है कि मास्टर आप जैसा कोई स्ट्रॉन्ग जो कि हाई रियलम पे होता है उसके लिए सर्कुलेशन के अंदर जाना एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए मास्टर को यहाँ पे कुछ दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो शायद से उसके लिए और ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। मास्टर आगे से पूछते हैं कौन से तरीके। इस पे जेसन आगे से सजेस्ट करता है कि उन्हें यहाँ पे मॉडल वर्ल्ड जाना चाहिए। इस पे मास्टर जेसन को बताते हैं कि उन्हें मॉडल वर्ल्ड गए हुए कम से कम हजारों सालों हो चुके हैं। जेसन आगे से कहता है कि इसीलिए मास्टर आप शॉर्ट सेक्टर के अंदर काफी लंबे टाइम से रही हुई हैं, इसलिए आप यहाँ के रियलम से एकदम जुड़ चुकी हैं, और यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन हर एक अटेम्प्ट एकदम फेल जा रहा है। आपका डाउ हार्ड यहाँ पे पूरी तरीके से धुंधला सा हो चुका है, इसलिए आपको शायद से मॉडल वर्ल्ड जाना चाहिए। वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको आपने नहीं देखा होगा, और ऐसी कई सारी संभावना रहेंगी कि शायद से आप वहाँ पे ब्रेक थ्रू भी कर लें। इसके बाद ये बड़वा आगे से मुहावरा मानता है कि अनगिनत रोशनियां और 10,000 घर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के ट्रू की के अंदर बदल जाते हैं इमॉर्टलिटी पाने के लिए। इस पे मास्टर भी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसी बातें कर रहा है, और ये पीछे मुड़ के आगे से कहता है कि शायद से एक मॉडल डाउ हार्ट या फिर मास्टर की मदद कर सके दूसरे रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए। इसके बाद वो मास्टर से कहता है कि समय आ चुका है आपके लिए कि आपको यहाँ पे मॉडल वर्ल्ड चले जाना चाहिए, और ये मौके पे चौका मारते हुए कहता है कि जब आप मॉडल वर्ल्ड जाएंगे तो फिर मुझे भी साथ ले चलिएगा, मैं आपको कंपनी दूंगा और ये एक डेट बन जाएगी। मास्टर आगे से पूछती है कि ये डेट क्या चीज होती है, और यहाँ पे फेवरेबिलिटी पॉइंट 5% से और ज्यादा बढ़ जाते हैं, बेसिकली 70 हो गए, यानी कि इंटीमेसी कंप्लीटेड। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।